Hey dear students, welcome to Magnet Brains. This is Barka Gupta, your computer educator for book 165. So students, last video तक हमने आपकी टर्म 1 एग्जाम का HTML पार्ट पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल. ओके, सो होप आप सभी ने HTML को एंजॉय किया और बहुत अच्छे से समझा कि आपके HTML जो टर्म 1 में पूरा सेक्शन आ रहा है वो हमने एक एक चीज, एक एक टैग बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली कंप्लीट किया. जैसा कि आपको बताया था मैंने कि जैसे ही हमारा HTML पार्ट कंप्लीट होगा हम सबसे पहले सेकंड पार्ट आपके टर्म 1 का साइबर एथिक्स शुरू करने वाले हैं. सो आज इस वीडियो में हम साइबर एथिक्स का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे. साइबर एथिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन पार्ट्स को डिस्कस करना है. ओके, सो साइबर एथिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं. ओके, साइबर एथिक्स में जो एथिक्स वर्ड है वो एथिक्स क्या होते हैं होप सभी को पता भी होगा. यदि हम बात करते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ की, तो यदि आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, यदि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो आपको किन चीजों की नीड होती है सक्सेसफुल बनने के लिए अपनी लाइफ में. किन चीजों की नीड होती है? क्या आप बहुत सारा पैसा अर्न करके, मनी अर्न करके बन सकते हो सक्सेसफुल पर्सन? नो. सिर्फ मनी अर्न करने से क्या आप सक्सेसफुल पर्सन बनोगे? नहीं. सिर्फ आप एजुकेशन लेने से, मतलब आपने बहुत हाई लेवल की डिग्री हासिल कर ली, बहुत सारी पढ़ाई कर ली, PhD कर ली, तब आप क्या सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो अपनी लाइफ में? नो. सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए, कुछ मॉरल्स होने चाहिए, कुछ रूल्स, डिसिप्लिन्स होने चाहिए जिनका हम यूज करते हैं. किस लिए? अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए. मनी, एजुकेशन, ये तो सोर्स हुए जिनका यूज करते हैं हम सक्सेसफुल होने के लिए. ओके, लेकिन जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो मॉरल्स होते हैं, जो डिसिप्लिन्स होते हैं, जिन्हें हम हमारी लाइफ में फॉलो करते हैं, इन्हीं को एथिक्स कहते हैं. ओके, तो सक्सेसफुल बनने के लिए जिन स्किल्स को, जिन एथिक्स को आप यूज करते हो वो कहलाते हैं नॉर्मल एथिक्स, जिनके थ्रू हम हमारी लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं. ओके, अब आप बात करते हैं हम कि इंटरनेट की. जैसा कि आपको पता है कि आजकल की दुनिया क्या है, इंटरनेट की दुनिया है, राइट? कैसे? हम जहां जी रहे हैं वो कौन सा लाइफ है, वो कौन सा वर्ल्ड है? ऑनलाइन वर्ल्ड है. हर एक बच्चा, या हम बात करें किसी ओल्ड पर्सन की भी, तो सभी किस पर डिपेंड है? इंटरनेट पर डिपेंड है. ओके, तो इंटरनेट के बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो हम देख रहे हैं आज इस दुनिया में, राइट? तो यहां पर यदि हम बात करते हैं एथिक्स की, तो जो एथिक्स आप अपनी नॉर्मल लाइफ में फॉलो कर रहे हो सक्सेसफुल बनने के लिए, सिंपल वही एथिक्स, वही बिहेवियर, वही मॉरल्स, वही रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है ऑनलाइन दुनिया में भी, इंटरनेट की दुनिया में भी. और इसी एथिक्स को, इसी रूल्स को, इसी बिहेवियर को क्या कहते हैं? साइबर एथिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? साइबर एथिक्स. तो साइबर एथिक्स का दूसरा नाम क्या है? ऑनलाइन एथिक्स, इंटरनेट एथिक्स. ओके, कि इंटरनेट पे, ऑनलाइन दुनिया में जब आप काम करते हो, आजकल आपने देखा है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक इंफॉर्मेशन एज है. कौन सी एज है? इंफॉर्मेशन एज. पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं से भी, कैसी भी यदि इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप फ्रीली इसको एक्सेस कर सकते हो, किसी भी पार्ट की इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के. कैसे एक्सेस कर सकते हो? फ्रीली, इंटरनेट का यूज करके आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो. अब इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन से हमें मिलता है नॉलेज. तो नॉलेज किसे बुरा लगता है? सभी को अच्छा लगता है. जिसमें जितना ज्यादा नॉलेज होगा उसके उतने ज्यादा स्किल्स होंगे और वो उतना ज्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है ना? तो इंटरनेट से हमें सबसे ज्यादा मिलती है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से बढ़ता है हमारा नॉलेज. ओके, तो यदि आपको इंटरनेट पर वर्क करना है, ऑनलाइन वर्ल्ड में जीना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना है, तो उसके लिए आपको कुछ बिहेवियर्स को, कुछ रूल्स को, कुछ मॉरल्स को फॉलो करना होगा. उन रूल्स, बिहेवियर्स को, मॉरल्स को बोलते हैं साइबर एथिक्स. तो साइबर एथिक्स का नाम ही है इंटरनेट एथिक्स और ऑनलाइन एथिक्स. तो आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर का क्या मीनिंग है, क्यों हम 10th क्लास में साइबर एथिक्स पढ़ने वाले हैं. ओके, तो साइबर एथिक्स का यूज है कि आप इंटरनेट पर जितने भी काम करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो, कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी वर्क आप करते हो, कोई गेम खेलते हो, ओके, कोई वीडियो देखते हो, व्हाटएवर वर्क यू डू ऑन इंटरनेट, आपको उसके लिए कुछ रूल्स को, कुछ मॉरल्स को, कुछ बिहेवियर्स को यूज करना पड़ता है. ऐसी सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, इन एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, ताकि आप ये सारी चीजें जो कर रहे हो इंटरनेट पे, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, वो सही तरीके से हो सके.
है ना। हमने सुना है ना, बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, ऑनलाइन भी फ्रॉड्स होते हैं, कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, या फिर हमारे कोई कॉन्फिडेंशियल क्रेडिट कार्ड डिटेल या बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती है जिन्हें स्टील कर लेते हैं और हमारे मनी लॉस हो जाता है। ओके, सुना है आपने, जब आप नेट बैंकिंग कर रहे होते हो तो नेट बैंकिंग के टाइम पे भी कुछ ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जो आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर आपके बैंक अकाउंट को एकदम खाली कर देते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से इस सारे हैकर्स से, वायरसेस से जो इंफॉर्मेशन को चुरा रहे हैं और इतना हार्म कर रहे हैं पब्लिक को इंटरनेट पे, इनसे बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये कैसे होते हैं, हमें किन एथिक्स को फॉलो करना है, वही हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं साइबर एथिक्स के साथ, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 साइबर एथिक्स, जिसे हम इंटरनेट एथिक्स, ऑनलाइन एथिक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें किन पार्ट्स को, किन पॉइंट्स को कवर करना है और इन पॉइंट्स में हमें क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है साइबर एथिक्स। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जी रहे हैं और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है वो हर एक बच्चा जानता है, यंग पर्सन जानता है, एक ओल्ड पर्सन भी जानता है, क्योंकि हम डिपेंड हो चुके हैं कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर, इंटरनेट पर, मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। जो मैंने अभी तक आपको बताया वो इंट्रोडक्शन ही है कि हम जिस एज में जी रहे हैं वो इंफॉर्मेशन एज है। इंफॉर्मेशन हम कहां से गैदर करते हैं? पूरे वर्ल्ड की इंटरनेट से गैदर करते हैं, और इंटरनेट एक बेसिक पार्ट है हमें नॉलेज मिलने का। मतलब आपको जब इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो कहां से ले सकते हो? इंटरनेट से ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है, और जब इंफॉर्मेशन आप गेन करते हो इट मींस आप नॉलेज को डेवलप कर रहे हो। ओके, तो इस चैप्टर में आप इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करोगे और वो इंफॉर्मेशन कितनी इफेक्टिव है आपके लिए, ओके, वो हम सीखेंगे। तो सेकंड जो पॉइंट है वो हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स। अब देखिए, ई कॉमर्स, भाई कॉमर्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर ई कॉमर्स क्या होता है। अब ई कॉमर्स के लिए साइबर एथिक्स क्या होगा फिर वो बाद में समझेंगे। ओके, कॉमर्स क्या होता है आप सभी को पता है। आफ्टर 10th आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे, कॉमर्स सिलेक्ट करेगा कोई स्टूडेंट, कोई साइंस सिलेक्ट करेगा। ओके, आजकल ट्रेंड किसका है? कॉमर्स का सबसे ज्यादा ट्रेंड है ना। कुछ साल पहले साइंस फील्ड जो थी वो बहुत ट्रेंड में थी, बट अभी कॉमर्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। कॉमर्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी आ चुके हैं। ओके, तो कॉमर्स का मतलब क्या है? कॉमर्स का मतलब है बिजनेस। क्या है? बिजनेस। जब कोई पर्सन बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, तब हम सिलेक्ट करते हैं कॉमर्स फील्ड। ओके, अब बिजनेस में क्या करते हैं हम? क्या करते हैं बिजनेस में? सिंपल बिजनेस में कुछ सेलर्स होते हैं, कुछ सप्लायर्स होते हैं, कुछ मर्चेंट्स होते हैं। हम गुड्स का ट्रांजैक्शन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी। ओके, मतलब आप सिंपल क्या कर रहे हो? बाय एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग का जब काम हो रहा है, ये ट्रांजैक्शंस जब होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉमर्स। और कॉमर्स जब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, बिजनेस जब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। आप सिर्फ बिजनेस पॉइंट से हम इसे नहीं बोल सकते, बिजनेस भी अलग अलग तरीके से है इस कॉमर्स फील्ड में, उसे भी अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। ओके, वो मैं यहां नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बट यहां पर आपको जो पढ़ना है वो मेन पॉइंट ये है कि जब आप ई कॉमर्स को, वही बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करते हो, तो इलेक्ट्रॉनिकली जब आप वो बिजनेस को करते हो तो उसके लिए आपको कौन से एथिक्स को फॉलो करना है, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन से मॉरल्स हैं, ऐसे कौन से बिहेवियर है जो आपको ई कॉमर्स में यूज करना है। ओके, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें बचना है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर। अब यदि हम बात करते हैं यहां पर, तो जो रूल्स हमें पढ़ना है, जो एथिक्स हमें पढ़ना है, वो एथिक्स हमें ई कॉमर्स में पढ़ना है। कौन कौन से? प्राइवेसी, फ्रॉड एंड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। क्लियर। प्राइवेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिक इन ऑल ओवर इंटरनेट। हर बच्चा, या हम बोल सकते हैं कि कोई ओल्ड पर्सन या यंग पर्सन, टीनेजर, व्हाटएवर, सब चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन कैसी हो? प्राइवेट हो। क्या आप किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली प्रोवाइड कर सकते हो? नो।
क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि सपोज आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक आपकी कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल है या आपका कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल फोन्स, आप किसी को इजीली प्रोवाइड करते हो? नहीं प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो सिंपल, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पर्सन भी क्या चाहता है कि उसकी प्राइवेसी, उसका डेटा, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उनके एम्प्लॉय की डिटेल, सारी चीजें प्राइवेट रहे। ओके, तो प्राइवेसी इज द फर्स्ट एथिक जो हम यहां डिस्कस करने वाले हैं, जिसे कोई हैकर या कोई वायरस सॉफ्टवेयर अटैक ना करे। ओके, सेकंड हम यहां डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रॉड। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उन्हीं फ्रॉड से बचने के लिए हम क्या प्रोटेक्शन लेने वाले हैं, किन चैलेंजेस को फेस किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग क्या प्रोटेक्शन होने वाली है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे इसमें वो है अदर एथिकल इश्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस ई कॉमर्स, बहुत सारे इंटरनेट पे इश्यूज होते हैं, इथिकल इश्यूज होते हैं। अब कौन से इथिकल इश्यूज है जो यहां हमें डिस्कस करना है? वो इश्यूज हैं, नाम से समझ में आएगा आपको, प्लैगियरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। ओके, ये सुनने में आपको नाम थोड़े टफ लग रहे होंगे, बट इनके मीनिंग बहुत सिंपल है। सो जब हम ये इथिकल इश्यूज पढ़ेंगे ना, अदर इथिकल इश्यूज, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाने वाली हूं और बहुत मजा आएगा आपको ये चैप्टर को पढ़ के, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने वाले हो। और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरनेट को, ऑनलाइन वर्ल्ड में कभी भी काम करोगे, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करोगे, तो आपको याद रहेगा कि हमें किन एथिक्स को फॉलो करना है, किन वेबसाइट को एक्सेस करना है, क्या सही तरीका होता है कि कैसे हम ऑनलाइन बिहेव करते हैं। ओके, तो यहां पे जो एथिकल इश्यूज हमें पढ़ना है इस पार्ट में वो है प्लैगियरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। ओके, क्या होता है ये हम समझेंगे इस पार्ट में। 6.4 में आपको पढ़ना है ओपन सोर्स फिलोसॉफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। देखिए, यहां तक तो इश्यूज पढ़े हमने, एथिकल इश्यूज देख लिए। अब आते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो ओपन अवेलेबल होते हैं, ओपन सोर्स अवेलेबल होते हैं या फ्री में अवेलेबल होते हैं ना बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स, कुछ गेमिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ मूवीज होती हैं, या कुछ आपके बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल होते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो एक्चुअल फ्री अवेलेबल होते हैं, उनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, और कौन से सही सॉफ्टवेयर है जिन्हें हमें यूज करना है। मतलब बहुत से ऐसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिन्हें आप डाउनलोड तो कर लेते हो, पर पता चला उसके बाद हमारा पीसी हैंग हो गया, वर्क नहीं कर रहा है। ओके, सारी चीजें गई। ओके, तो उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को हमें यूज नहीं करना है। हमें किस तरीके के सॉफ्टवेयर को यूज करना है? हमेशा लाइसेंस्ड वर्जन वाले सॉफ्टवेयर्स को यूज करना है। तो इस पार्ट में, इस चैप्टर के इस पार्ट में 6.4 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको यूज करते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। ओके, तो यहां से आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से और कौन से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और कौन से सॉफ्टवेयर को नहीं डाउनलोड करें, कौन से पायरेटेड सॉफ्टवेयर है और कौन कौन से लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, कौन से सही सॉफ्टवेयर है जिनका हम यूज करें इंटरनेट पर। ओके, 6.5 फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड। सो लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर में है वो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं क्या है, फ्रीडम, फ्रीली जी रहे हैं। ओके, फ्रीडम है। जैसे अभी आपने इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया, राइट? तो क्या चाहते हो, आपकी इंटरनेट पे भी आपको हर एक इंफॉर्मेशन फ्री में मिल जाए। सब यही चाहते हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री में मिल जाए, सारी इंफॉर्मेशन फ्री में मिल जाए, आपको कोई पैसा पे ना करना पड़े। जैसे आपको मैग्नेट ब्रेन से फ्री में सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। ओके, सो सिंपल, हम ये चाहते हैं ना कि इंटरनेट पे भी हमें सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाए, बिल्कुल फ्री मिल जाए, कोई पैसा नहीं पे करना पड़े, प्लस साथ में पूरी प्रोटेक्शन के साथ मिले। ओके, बिना किसी वायरस के, बिना किसी पायरेटेड सॉफ्टवेयर के। क्लियर? तो यहां पे हम ये देखेंगे कि फ्रीली जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए क्या टूल्स या कंडीशंस यूज हो रही हैं। ओके, जब आप इंफॉर्मेशन को फ्रीली एक्सेस करते हो तो क्या आप सही तरीके से एक्सेस कर रहे हो? ओके, और ये फ्री इंफॉर्मेशन क्या सभी जगह प्रोवाइड हो रही है? तो यहां पे बात आती है डिजिटल डिवाइड की। इट मींस कि आज भी कुछ अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज में डिफरेंस है। अर्बन एरियाज में हम बात कर सकते हैं मिलियंस ऑफ पीपल्स क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को फ्रीली एक्सेस भी कर रहे हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज है, आज भी 20% ऐसे पीपल्स हैं जो इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहे हैं। वहां उनको डिवाइड किया गया है ऑनलाइन, मतलब पब्लिक राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स है वो उनके पास नहीं है।
ओके तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये सारी चीजें पढ़नी है कि कैसे आप ऑनलाइन अपना बिहेवियर मेंटेन करते हो, आप कैसे ऑनलाइन रूल्स को, एथिक्स को, मॉरल्स को फॉलो करते हो और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी चीजों से बचकर अपने डेटा को प्रोटेक्ट वे में रखते हो। ओके सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें बेसिकली यही सारी चीजें पढ़ना है। और सो आज इस वीडियो में हम साइबर एथिक्स स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6, जो कि आपकी बुक में यूनिट नंबर 3 में है। ओके साइबर एथिक्स आपके टर्म 1 एग्जाम्स में भी आ रहा है। HTML पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम साइबर एथिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके टर्म 1 का सेकंड पार्ट है। क्लियर? अब साइबर एथिक्स क्या होता है? साइबर एथिक्स क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था। सिंपल हम फिर से यदि बात करें तो साइबर एथिक्स होता है इंटरनेट एथिक्स। वो एथिक्स, वो मॉरल्स, रूल्स, बिहेवियर जो आप अपनी जनरल लाइफ में फॉलो करते हो, यूज करते हो, वही सारे रूल्स को, बिहेवियर को आपको कहां पे यूज करना है? इंटरनेट पे यूज करना है। ओके इंटरनेट से हमें क्या मिलता है? इंटरनेट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जी रहे हैं और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इंटरनेट का बहुत मेजर पार्ट है। इंटरनेट के थ्रू आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन कहीं भी, किधर भी, मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में मिल सकती है। ओके आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो आजकल छोटे छोटे पर्पस के लिए। ओके कैसा पर्पस? सपोज आपको कोई शॉपिंग करनी है, या फिर आपको कोई टिकट बुक करनी है, या फिर आपको कुछ सर्चिंग करना है, डाउनलोडिंग करना है, अपलोडिंग करना है, कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है। ओके सो देयर आर सो मेनी वर्क जिनका यूज किया जा रहा है इंटरनेट के थ्रू। अब जब आप इन सारी चीजों का यूज कर रहे हो तो वहां पे कुछ रिस्क भी होती है। ओके कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं, कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं जिनका डर बना रहता है, जिनके लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे प्रिकॉशंस और प्रोटेक्शंस का यूज करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है, जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं इंटरनेट से, वो सेफ रहे। ओके तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली वही चैलेंजेस पढ़ने हैं और रिस्क पढ़नी है, और उनसे बचने के लिए हम किन प्रिकॉशंस का, या प्रोटेक्ट करने के लिए हम किन प्रिकॉशंस का यूज कर रहे हैं, वो पढ़ना है। ओके सो समझ में आया इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है? कि यहां पे हमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है। बेसिक में हमें ये जानना है कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। क्लियर? तो हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिस एज में जी रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एज। वी लिव इन अ वर्ल्ड एट अ टाइम विच इज ऑफन कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज, वेयर इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. The internet has revolutionized the world and people are getting used to having access to whatever information they want anytime, anywhere and from a wider and wider range of computing devices. Computing devices, laptops, mobile phones, आप किसी भी डिवाइस के थ्रू इंटरनेट का यूज करके किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। ओके अब बात आती है कि ये जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, क्या वो इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है? यदि आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो तो क्या उसमें कुछ रिस्क है? तो इन रिस्क को फुलफिल करने के लिए, इन रिस्क से बचने के लिए हम जिन एथिक्स का यूज करने वाले हैं, वो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं साइबर एथिक्स के चैप्टर को बाय ई-कॉमर्स। अब इंटरनेट के 90% लोग, इंटरनेट में 90% लोग ई कॉमर्स का यूज करते हैं। ई कॉमर्स को स्टार्ट करने के पहले समझते हैं कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स सिंपल एक बिजनेस होता है। कॉमर्स फील्ड जो होती है वो बिजनेस फील्ड के लिए होती है, जहां पर यूजर या कुछ मर्चेंट होते हैं, कुछ बायर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विसेज को बाय करते हैं और सेल करते हैं। जब ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके थ्रू आप शॉपिंग करते हो, है ना, तो उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स रिफर्स द ऑकरेंस ऑफ कॉमर्स एक्टिविटीज ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिकली। जब ये सारा काम ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट का यूज करके आप कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। अब देखिए ई कॉमर्स अपने आप में बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत ही ज्यादा बड़ी फील्ड है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना पढ़ना है अपनी स्ट्रेंथ क्लास की बुक में कि ई कॉमर्स क्या होता है और वहां पे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली जब आप शॉपिंग करते हो, जब आप कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। ओके So we can say that e-commerce is the buying or selling goods and services over electronic network like internet and making payment or transferring funds over electronic networks like internet.
अब जब आप कोई प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, पेमेंट का भी करते हैं ट्रांसफर। ओके, पेमेंट भी ट्रांसफर होती है, कुछ फंड ट्रांसफर होता है, तो वहां सबसे ज्यादा रिस्क होती है। इंटरनेट पे सबसे बड़ी रिस्क क्या होती है, जब आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा या आपकी मनी ट्रांसफर हो रही हो। ओके, तो वहां पर ई कॉमर्स है और उसमें कौन कौन से रिस्क है, कौन से थ्रेट्स हैं, ओके, और उन्हें हम कैसे ओवरकम करेंगे, उन चैलेंजेस को हम कैसे फेस करते हैं, वो इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, so while buying or selling goods or services over internet, each stakeholder must stick to ethical conduct to ensure that no one is cheated or fooled in any form। यहाँ हमें सबसे ज्यादा डर इस चीज का रहता है कि कोई हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील ना कर ले, कोई हमें फूल ना बना दे, लाइक कुछ भी बताकर हमसे किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन ना ले लें, हमारे मनी ट्रांसफर ना हो जाए। सुना है ना आपने, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, है ना, हैकर्स होते हैं, ऐसे थ्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी मनी स्टील हो जाती है। ओके, या फिर हमारा बैंक अकाउंट हैक हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा जो थ्रेट होता है ऑनलाइन शॉपिंग करने का, या ऑनलाइन आप किसी भी तरीके की वेबसाइट को यूज कर रहे हो, तो वो यही होता है। ओके, अब इसमें जो चैलेंजेस हैं जिन्हें हम फेस करते हैं, वो चैलेंजेस क्या होते हैं? वो चैलेंजेस होते हैं प्राइवेसी, फ्रॉड एंड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। अब यदि बात हम ऑनलाइन की कर रहे हैं, तो ऑनलाइन हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। ओके, जिस भी वेबसाइट का, जिस भी सॉफ्टवेयर का आप यूज कर रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर या जिस कंपनी के साथ में आप डील कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका डेटा है वो सिक्योर रहे, प्राइवेट रहे। ओके, तो सबसे मेन जो चैलेंज है वो क्या है? प्राइवेसी। सेकंड जो चैलेंज हम फेस करते हैं वो होता है फ्रॉड। दिन पे दिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है, वैसे वैसे फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रॉड एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो हम इस वर्ल्ड में, या बोल सकते हैं कि हम इस टाइम, आने वाले टाइम में भी फेस कर रहे हैं। ओके, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। अब जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जो पेमेंट आप कर रहे हो, जो कैश आपका ट्रांसफर हो रहा है बाय क्रेडिट कार्ड और किसी भी तरीके से, तो वो डेटा आपका सिक्योरली ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी एक ऐसा चैलेंज है जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, जो हम एक्चुअल रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं। ओके, तो ये कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है वो हम सीखेंगे। फर्स्ट थिंग इज प्राइवेसी। अब प्राइवेसी कब टूटती है, कब आपका डेटा प्राइवेट नहीं रहता है? ओके, जब आपका ट्रस्ट नहीं होता है। ओके, यदि हम बात करते हैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट की, सपोज अमेजॉन की वेबसाइट की बात करते हैं, तो यदि अमेजॉन की वेबसाइट पे आपको कोई प्रोडक्ट 1000 रुपीज का मिल रहा है और वही प्रोडक्ट आपको स्नैपडील या कोई सी भी ऐसी फर्जी वेबसाइट्स पर 10 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, मतलब चीप अमाउंट में मिल रहा है, कम अमाउंट में मिल रहा है, तो क्या आप वहां से उसे परचेज करना पसंद करोगे? नहीं। क्यों? जस्ट रीजन इज दैट कि अमेजॉन पे हमारा ट्रस्ट है। ओके, और बाकी वेबसाइट्स जो हैं उन पे हमारा ट्रस्ट नहीं है। ओके, होती है ना ऐसी कुछ वेबसाइट्स भी बहुत अवेलेबल है इंटरनेट पे जो ट्रस्ट वर्दी होती है, जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो यहां पर बात करते हैं हम प्राइवेसी की। तो प्राइवेसी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो है प्रोटेक्शन, जो है ट्रस्ट। हमारा ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट उन्हीं पे होता है जो प्रॉमिस्ड कंपनीज होती हैं, जिनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। So privacy means the protection of personal information given online while carrying out some online activity or transaction। जब कोई ऑनलाइन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आपका डेटा कितना सेफ है, कितना प्रोटेक्टेड है, उसे कहते हैं हम प्राइवेसी। क्लियर? In e-commerce especially it is related to company policies on the user of users data। और इसके लिए कंपनीज की अपनी पॉलिसीज होना चाहिए, टर्म्स कंडीशंस होना चाहिए कि यूजर्स का डेटा कितना सेफ है, वो ये प्रोमिस्ड करें। क्लियर? Ethically both the buyer and seller must provide the correct information। इसके लिए बायर्स और सेलर्स जो है वो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें pertaining to the transaction that is taking place। जब ट्रांजेक्शन हो उसके पहले आपको बिल्कुल अच्छे से पता कर लेना है कि हाँ, ये जो कंपनी है जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो वो करेक्ट है, उसके टर्म्स कंडीशंस हमारे अंडरस्टैंडेबल है। ओके, सो ये सारी चीजें होती है जो प्राइवेसी को मेंटेन करती हैं, ये प्राइवेसी होती है। ओके, अब यदि हमें प्राइवेसी को सेफ रखना है, तो सेफ रखने के लिए जैसा मैंने अभी बताया, आपको क्या करना है? टर्म्स एंड कंडीशन पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। क्लियर? टू रेस्पेक्ट द प्राइवेसी, द मर्चेंट और द सेलर मस्ट क्लियरली स्टेट अबाउट हाउ द यूजर डेटा विल बी यूज्ड इन टर्म्स एंड कंडीशन। यूजर का डेटा जो बाय सेल कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उन कंज्यूमर्स का जो डेटा है वो कितना सेफ है, वो सेफ है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? टर्म्स एंड कंडीशंस को, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उन पे फोकस करना पड़ता है। ओके, अब द यूजर मस्ट गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशन, द सेलर और मर्चेंट साइट
Before providing any sensitive information, make sure that site is a safe site by checking HTTP protocol और padlock. अब इतनी देर से मैंने आपको ये बताया कि प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए, प्राइवेसी होना चाहिए, यूजर का डेटा सेफ होना चाहिए, बट ये कैसे होना चाहिए, इसके लिए कुछ होता होगा ना. इसके लिए ये होता है कि आप जो भी वेबसाइट को यूज कर रहे हो वो वेबसाइट HTTPS प्रोटोकॉल के साथ होनी चाहिए. जब आप वेबसाइट को टाइप कर रहे हो, वेबसाइट को एक्सेस करें, तो उसके आगे आपको ये देखना चाहिए, ये इंश्योर होना चाहिए कि HTTPS प्रोटोकॉल है या नहीं, क्योंकि HTTPS प्रोटोकॉल एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है जो ये बताता है कि आप जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, जिस मर्चेंट साइट को एक्सेस कर रहे हो, जिस शॉपिंग वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, वो एक सिक्योर साइट है. ओके, समझ में आया. और इसको समझने के लिए उसके ऊपर कौन सा साइन होता है, एक पैडलॉक का साइन होता है. इसे हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर. तो यहां तक आपको समझ में आया कि प्राइवेसी को चेक करने के लिए कि जिस वेबसाइट को, जिस डेटा को, जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो आप, उसकी वेबसाइट के आगे HTTPS प्रोटोकॉल है, पैडलॉक का साइन है, इट मींस कि वो एक सिक्योर वेबसाइट है. वहां पे आप अपना डेटा सेफली यूज कर सकते हो, सेफली रख सकते हो. ओके, वहां से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो. अब बात करते हैं सेकंड फ्रॉड की. फ्रॉड का मतलब होता है एक्ट ऑफ चीटिंग. समझ में आया. फ्रॉड का मतलब क्या है, एक्ट ऑफ चीटिंग. बहुत ऐसी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स होती हैं. ओके, बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो फ्रॉडली क्या करते हैं, हमारे डेटा को चुरा लेते हैं, हमारे बैंक अकाउंट से मनी को स्टील कर लेते हैं. ओके, सो यहां पर यदि हम फ्रॉड की बात करते हैं तो मीनिंग होता है उसका एक्ट ऑफ चीटिंग. फ्रॉड कमिटेड यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड. यदि इंटरनेट का यूज करके कोई फ्रॉड कमिट होता है तो उसे ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं. ये कब ऑकर होता है, इसके कुछ फॉर्म्स हमने यहां मेंशन किए हुए हैं. नॉन डिलीवर गुड्स, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉडुलेंट पेमेंट एक्सेट्रा. ओके, सो ये कुछ फ्रॉड्स है जो मैंने यहां मेंशन किए हुए हैं, जो आपकी बुक में भी मेंशन है. यदि हम बात करते हैं इन टू फ्रॉड्स की, नॉन डिलीवर गुड्स और नॉन एग्जिस्टिंग कंपनीज, तो इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी कंपनीज होती हैं, ऐसे बहुत से हम बोल सकते हैं कि वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जो आपको गुड्स को डिलीवर नहीं करती हैं. ओके, या जिनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है. जैसे कि मैंने अभी आपको बात बताई कि जिन वेबसाइट्स के आगे आपको HTTPS प्रोटोकॉल दिखता है, पैडलॉक का साइन शो होता है, ये सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं. बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो क्या होती हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बस यूजर्स को हार्म करने के लिए बनाई जाती हैं. ओके, तो वो वेबसाइट्स होती हैं जो हमें गुड्स भी डिलीवर नहीं करती है और जो ना एग्जिस्ट करती हैं. क्लियर. तो इनके आगे आप कभी भी इस तरीके के साइंस को नहीं देखोगे. तो किसी भी वेबसाइट को पहचानने के लिए कि वो सही वेबसाइट है या नहीं है, हमें इन चीजों पर फोकस करना पड़ता है. ओके, तो मोस्ट फ्रॉड कमिटेड जो वेबसाइट्स होती हैं वो यही वेबसाइट्स होती हैं. नाउ स्टीलिंग इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉडुलेंट पेमेंट. अब स्टीलिंग इंफॉर्मेशन आप सभी मेरे से ज्यादा अवेयर है कि किसी भी तरीके का OTP यदि आपके पास में आता है, ओके, तो वो हमें किसी को शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो, कोई भी हो. ओके, क्योंकि OTP से आए दिन पे दिन बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जो बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं. ओके, तो OTP हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है. स्टीलिंग इंफॉर्मेशन का सबसे मेन पॉइंट ये. दूसरा, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, आपकी आइडेंटिटी भी चुराई जाती है इंटरनेट पे. आइडेंटिटी कैसे, सपोज आपका कोई अकाउंट था, वो हैक हो गया, आपका अकाउंट नहीं मिल रहा है. क्लियर, आपकी आइडेंटिटी चुरा ली, उसको किसी और तरीके से मिसयूज किया जा रहा है. तो इंफॉर्मेशन में सिर्फ पैसे की चोरी नहीं होती है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका आइडेंटिटी भी चुराया जा सकता है, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी चुराई जा सकती है इंटरनेट पे. ओके, फ्रॉडुलेंट पेमेंट, किसी भी तरीके का फ्रॉड पेमेंट हो सकता है, जो मैंने अभी आपको OTP वाली बात बताई. ओके, तो ये कुछ फ्रॉड्स हैं. इनसे बचने के लिए हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो वो ये देखना है कि जिस भी वेबसाइट के साथ आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, जिस वेबसाइट का आप यूज कर रहे हो, जिस कंपनी का आप यूज कर रहे हो, उस कंपनी की वेबसाइट के आगे आपको HTTPS प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है और पैडलॉक साइन का ध्यान रखना है. ओके, अब बात करते हैं इनसे कैसे बचा जाए, इनके लिए हम क्या सेफगार्ड का यूज करते हैं. क्लियर. तो कैसे बचा जा सकता है इनसे. While the first two types of frauds can be countered by setting up official bodies ensuring the validity of e-commerce companies and promised delivery of goods. देखिए, जो अभी हमने दो देखे, कौन से देखे हमने, नॉन डिलीवर गुड्स और नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज. तो ये जो टू टाइप के फ्रॉड्स हैं उनमें क्या हमने देखा कि कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं. ओके, पहली चीज तो ये हुआ कि हमें ये इंश्योर करना है कि वो कंपनी जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो वो वैलिड है. ओके, सेकंड कि वो प्रॉमिस कर रही है आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कि दे विल डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम. ओके, द एग्जांपल्स ऑफ सच फ्रॉड्स. अब इनके जो फ्रॉड्स के कुछ एग्जांपल है वो हमने देखे, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट. क्लियर.
क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स क्या होते हैं? क्रेडिट कार्ड में जो आपकी डिटेल्स होती है वो स्टोलन होने के चांसेस होते हैं ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन कोई पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आप सभी के पास में क्रेडिट कार्ड होता है, आपके पेरेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड होता है, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पर आपकी इंफॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स स्टोल होने के चांसेस होते हैं ऑनलाइन। ओके, तो इसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्लियर? और ये कब होता है? जब आप कोई पेमेंट कर रहे हो। क्लियर? द आइडेंटिटी थेफ्ट इज ऑल्सो वेरी स्कैरी। आइडेंटिटी थेफ्ट भी बहुत स्कैरी होता है। इसमें हमारी डिटेल्स जो होती हैं, जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, ईमेल आईडीज होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो हैक होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? तो चलते हैं इसके प्रिकॉशंस की तरफ कि जब इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं तो उन्हें बचने के लिए हमें क्या करना है। अ मॉनिटरिंग ऑफिशियल बॉडी दैट इंश्योर द सेंसिटिविटी ऑफ ई कॉमर्स कंपनी एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स सर्विसेज आर प्रॉमिस्ड। हमें ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट्स का यूज करना चाहिए जो प्रॉमिस्ड हो, जिनकी टर्म्स एंड कंडीशंस सही हो। ओके, जो क्या हो, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्लियर? कुछ ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी होती हैं, है ना। अभी तो कुछ ऐसी फेक वेबसाइट्स भी बनती है। सपोज यदि हम नेट बैंकिंग की बात करते हैं तो एसबीआई का जो यूनो बैंकिंग है उसका एक फेक वेबसाइट भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। क्लियर? तो कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो नहीं पहचान पाते हैं कि हाँ ये वेबसाइट ओरिजिनल है या नहीं है, तो वो उस तरीके से भी हार्म हो जाते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल, या हम बोल सकते हैं कि फ्रॉड का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, सो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज द सेकेंड प्रिकॉशन। आपको जो भी आईडी है, पासवर्ड है, वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म का मतलब यह है कि जो भी आईडी, पासवर्ड आपको बैंक्स के थ्रू दिया जाता है या फिर आप अपने आप क्रिएट करते हो, सपोज आप पेटीएम का यूज करते हो, फोन पे का यूज करते हो, गूगल पे का यूज करते हो, तो जो भी आईडी पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसमें कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक नंबर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो, कोई इजीली उसे हैक ना कर पाए, कोई इजीली उसको एक्सेस ना कर सके। स्ट्रॉन्ग security mechanism by e-commerce company site and payment gateways to prevent stealing of crucial information. Okay, official guidelines and safeguards on the selling users data and to third parties. जब किसी थर्ड पार्टी के साथ में आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहां पे जो ऑफिशियल गाइडलाइंस होती हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं, जो उस कंपनीज के थ्रू गाइडलाइंस होती है, उन्हें हमें यूज करना होता है। उनके जो सेफगार्ड्स होते हैं, उनके जो टेक्निकल हम बोल सकते हैं कि जो टेक्निकल उनका सॉफ्टवेयर होता है, उन्हें हमें यूज करना पड़ता है, उनकी वेबसाइट्स को हमें यूज करना पड़ता है जब आप थर्ड पार्टी के साथ में डील कर रहे होते हो। ओके, नेक्स्ट इज avoid using online transaction using public places such as cyber cafe. अब यदि आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, सपोज पेमेंट करना है, आपके पास में इंटरनेट नहीं है, तो आपको साइबर कैफे जैसी चीजों को अवॉइड करना है। मतलब जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, साइबर कैफेज होते हैं, वहां का जो इंटरनेट होता है वो भी कभी कभी आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है। ओके, जरूरी नहीं है, वहां नहीं पता आपको कोई हैकर बैठा हो जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर ले। तो साइबर कैफे जैसी चीजों को अवॉइड करना है हमें जब हमें हमारा डेटा ट्रांसफर करना है, स्पेशली जब कोई पेमेंट करना है। अवॉइड यूजिंग इनसिक्योर पब्लिकली अवेलेबल वाईफाई फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जब आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो आपको पब्लिकली अवेलेबल वाईफाई को भी इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। अब पब्लिकली अवेलेबल वाईफाई क्या बोल सकते हैं हम, जो रेलवे स्टेशन पे आपको वाईफाई मिलते हैं या फिर कोई सी सोसाइटी में जो वाईफाई आपको अवेलेबल होते हैं, तो इस तरीके के वाईफाई को भी आपको अवॉइड करना है। कब? जब आप किसी क्रूशियल डेटा को या सेंसिटिव डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, never reveal your bank account information such as card number, OTP to anyone over phone or email. ओके, ईमेल आईडी या बाय फोन आप किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन या कोई ओटीपी कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है डेटा को स्टील करने में, इंफॉर्मेशन स्टील करने में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, secure data transmission. Before start this, ensure safe sites while entering crucial information. देखिए, अब जब आप कोई crucial information को एंटर कर रहे हो, ओके, crucial information मतलब आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गई, कुछ आईडी हो गए, कुछ पासवर्ड हो गए, ओके, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, जब आप उसको एंटर कर रहे हो तो उसके पहले ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि जहां आप एंटर कर रहे हो वो चीजें सही है या नहीं। ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यू माइट बी अप्लाइंग ऑनलाइन टू रजिस्टर फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम।
ओके आप कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो उस टाइम पे आपसे क्या पूछा जाता है, उस वेबसाइट के थ्रू आपसे पूछी जाती है आपकी पर्सनल डिटेल, आपका फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, वो आपको एंटर करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो क्या आप ऐसे किसी भी फॉर्म में एंटर कर दोगे? नहीं। उसके लिए हमें क्या देखना है, उसके लिए हमें क्या बताना चाहिए? वी मेक श्योर अबाउट type the URL of website in address bar of the browser on your own। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए किसी भी तरीके का कोई भी काम हो सकता है, तो उसके लिए जो आप वेबसाइट का यूज कर रहे हैं वो वेबसाइट आप खुद एड्रेस बार में टाइप करो, ना कि किसी लिंक का यूज करो, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट भी होते हैं जिन पे आप क्लिक करते हो तो आप वायरस से अफेक्टेड हो सकते हो, है ना, या हो सकता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हैक हो जाए। क्लियर? तो किसी भी तरीके के एडवर्टीजमेंट या किसी भी तरीके की वेबसाइट को, आपको लिंक को यूज नहीं करना है, आपको खुद यूआरएल को टाइप करना है। कहां पर? वेब ब्राउजर में जो एड्रेस बार होती है वहां आपको खुद यूआरएल को टाइप करना है। ओके, यूआरएल टाइप करने के बाद में आपको क्या देखना है कि जिस यूआरएल को आपने टाइप किया है वो HTTPS प्रोटोकॉल से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, उसके आगे इस तरीके का पैडलॉक साइन है या नहीं है। जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट के नाम के आगे मिलती है, इट मींस यू आर सेफ, और आप जिस वेबसाइट पे काम करने जा रहे हैं वो वेबसाइट भी सेफ है। ओके, अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग मैं आपको नेटवर्किंग के फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूं, लाइक HTTP क्या होता है और ये पैडलॉक साइन क्यों लगा होता है। ओके, सो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब है सिक्योर। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके आगे सिर्फ HTTP लिखा होता है, इट मींस ये जो वेबसाइट्स हैं वो सिक्योर नहीं होती है, लेकिन जिनके आगे S लिखा होता है वो वेबसाइट सिक्योर होती हैं। ओके, वहां पे डेटा के लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन थर्ड चैलेंज। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मतलब है कि आप एक चैनल को यूज कर रहे हो, आप एक ऐसा डिवाइस या ऐसा मीडिया यूज कर रहे हो जहां से आपका डेटा ट्रांसफर होगा। तो अब ये डेटा सिक्योरली ट्रांसफर हो, बीच में कोई हैकर या कोई वायरस उस डेटा को अटैक ना करे, ओके, या कोई वायरस अफेक्टेड ना हो जाए हमारा डेटा। क्लियर? तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक सिक्योर चैनल को। किसका यूज करते हैं हम? एक सिक्योर चैनल का। अब वो सिक्योर चैनल क्या है और उस सिक्योर चैनल को यूज करने के लिए हमें किन टेक्नोलॉजीज का यूज करना है वो हम यहां देखेंगे। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मींस अप्लाइंग इनफ टेक्निकल सेफगार्ड्स so that data travels safely to its target without being compromised or eavesdropped। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से समझिए कि इनफ टेक्निकल सेफगार्ड्स, कि आप जिस टेक्निकली डेटा जो आपका ट्रांसफर हो रहा है और जिन सेफगार्ड्स का आप यूज कर रहे हो वो सही होना चाहिए। ओके, और जब डेटा ट्रैवल हो रहा है तो उन सेफगार्ड्स का यूज करके आपका डेटा टारगेट तक पहुंच जाए। मतलब एक सेंडर सिस्टम होता है, एक रिसीवर सिस्टम होता है। यदि सेंडर सिस्टम किसी डेटा को सेंड कर रहा है तो वो रिसीवर सिस्टम तक बिना किसी प्रॉब्लम के टारगेट तक पहुंच जाए। ओके, और इसके लिए जो सेफगार्ड्स हैं हम उनका भी यूज कर सकते हैं। वो क्या सेफगार्ड्स हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, to ensure secure data transmission usually following techniques are applied। तो इस डेटा को सिक्योरली किसी चैनल से ट्रांसफर करने के लिए, सिक्योरली डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जिन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है SSL। कौन सी टेक्नोलॉजी है? SSL। इसे भी मैंने चैप्टर नंबर 1 इन नेटवर्किंग जब हमने पढ़ा था, इंटरनेट बेसिक्स जब हमने पढ़ा था, तब मैंने डिटेल में समझाया है इस टॉपिक को, क्योंकि SSL एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ओके, जिसका यूज करते हैं हम और हमारा डेटा सेफली कहां ट्रांसफर हो जाता है? रिसीवर सिस्टम तक, टारगेट सिस्टम तक पहुंच जाता है। अब होता क्या है SSL? SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। सिक्योर सॉकेट लेयर इट मींस यहां पे एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल जो आपके डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट करता है रिसीवर तक। कैसे सिक्योरली ट्रांसमिट करता है? सिक्योरली ट्रांसमिट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल वो होती है एनक्रिप्शन। बहुत बार आपने नाम सुना होगा एनक्रिप्शन का, तो एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज होता है, एनक्रिप्शन प्रोसेस का, स्कीम भी बोल सकते हो आप, यूज होता है। क्यों? डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, अब ये एनक्रिप्शन क्यों, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? SSL प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। कैसे यूज कर रहा है? बाय यूजिंग HTTPS, मतलब HTTPS
ये जो प्रोटोकॉल है ये यूज करता है SSL प्रोटोकॉल को, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल को यूज करता है फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफर। और इसी में यूज होती है एक प्रोसेस जिसका नाम होता है एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू ही डेटा आपका सिक्योरली पहुंचता है। अब क्या होता है एनक्रिप्शन ये भी हम समझेंगे। SSL secure socket layer is a standard security protocol which establish encrypted links between a web server and a browser in online communication। अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं? वेब सर्वर के थ्रू करते हैं, ब्राउजर के थ्रू करते हैं। और ब्राउजर पे डेटा कहां से मिलता है? वेब सर्वर से आता है। तो ब्राउजर से जब वेब सर्वर तक डेटा जाता है, वेब सर्वर से जब आपके ब्राउजर पे डेटा आता है, तो इसके बीच में डेटा कहीं भी नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट आपके सिस्टम से ब्राउजर तक आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, और जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है ये प्रोटोकॉल वो होता है एनक्रिप्शन। ओके, द यूजेस ऑफ SSL टेक्नोलॉजी इंश्योर दैट ऑल डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन द वेब सर्वर एंड ब्राउजर रिमेन्स एनक्रिप्टेड एंड हेंस रिमेन्स सेफ। यदि वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है इट मींस कि आपका डेटा सेफ है। अब एनक्रिप्टेड कैसे होता है, एनक्रिप्शन क्या होता है वो देखते हैं। बेसिकली एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि सिंपल आपने सपोज ये आपका कोई डेटा है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, सपोज आपकी कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल है, आप पेमेंट कर रहे हो तो आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहां पे एक ऐड होती है एक की, है ना। इस की में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। ओके, अब जब ये डेटा आपका जाएगा मर्चेंट साइट पर, ओके, ये डिटेल्स आपकी गई मर्चेंट साइट पर। मर्चेंट मतलब वो वेबसाइट जहां पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जहां से आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो। जब ये डेटा यहां जाएगा तो ये की इसके साथ अटैच हो जाएगी। इस की को ही बोलते हैं एनक्रिप्टेड की या एनक्रिप्टेड लिंक। ये की इसके साथ अटैच हो जाएगी। अब जब ये ट्रांसफर हो रही होगी तो बीच में यदि कोई हैकर इस डेटा को चुराता है या हैक करता है तो उस टाइम पे ये डेटा, ये जो इंफॉर्मेशन है वो उसके लिए बिल्कुल यूजलेस होगी। ओके, क्योंकि इसकी जो की है वो किसके पास है? मर्चेंट साइट के पास है। समझ में आया? तो ये जो की होती है यही एनक्रिप्शन की होती है जो इस डेटा को सेफ रखती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग, जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो। ओके, तो यदि ये इंफॉर्मेशन स्टील भी हो जाती है इन केस, तो वो हैकर्स के काम की नहीं होती है। समझ में आया? और इसके लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो होती है SSL प्रोटोकॉल, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। ओके, सो डेटा एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड डेटा व्हेन सेंट ओवर इंटरनेट इज हार्ड टू स्टील, चुराना मुश्किल होता है, एंड हेंस इज सेफर। जब किसी डेटा को चुराना मुश्किल है तो वो सेफ होती है। यूज सेफ प्रोटोकॉल्स। अब ऐसे और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सेफ होते हैं। जैसे यदि आप फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हो तो FTP प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, इसका नाम ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है? आपके डेटा को सेफली ट्रांसफर करता है। ओके, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है जो मैंने आपको बताई यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सिक्योरली, कि किसी भी वेबसाइट के आगे आपको क्या देखना है कि HTTPS प्रोटोकॉल है या नहीं, पैडलॉक का साइन है या नहीं, क्योंकि यही प्रोटोकॉल डेटा को सिक्योरली ट्रांसफर करता है। और इसके लिए जिसका यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी होती है SSL। हमने देखा कि आईडी पासवर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जिसे कोई इजीली पहचान ना सके। वाईफाई कहीं का भी यूज नहीं करना है आपको, कोई पब्लिक प्लेस पे, साइबर कैफे में आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अदर एथिकल इश्यूज जो आपके चैप्टर साइबर एथिक्स में है, और ये जो इश्यूज हैं ये रिलेटेड है इंफॉर्मेशन से। ओके, लास्ट वीडियो में जो हमने देखे थे वो बिजनेस रिगार्डिंग इश्यूज थे। जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ओके, जो मर्चेंट साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती है, तो आप उनसे कैसे डेटा को एक्सेस करते हो, आपका सिक्योरली डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या प्राइवेसी के लिए रूल्स होते हैं जो आप फॉलो करते हो, ओके, फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हो, कौन से मैकेनिज्म को आप यूज करते हो, ये सारी चीज हमने सीखी थी। ओके, सो अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे अदर एथिकल इश्यूज। तो अदर एथिकल इश्यूज रिलेटेड है इंफॉर्मेशन से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, राइट? अब इस वर्ल्ड में यदि आपको घर बैठे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए वर्ल्ड के किसी भी पार्ट की, तो आप क्या करोगे? कहां से एक्सेस करोगे? कहां से एक्सेस करेंगे? हम उसे इंटरनेट से एक्सेस करेंगे। इंटरनेट से एक्सेस करेंगे इट मींस जब आप कोई इंफॉर्मेशन घर बैठे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट की, किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब आप चाहते हो, तो उसके लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो होती है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अब इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते टाइम जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन एथिक्स को हमें फॉलो करना होता है, आज इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। दिस डेज we can easily say that our society is information society,
जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं वो कौन सी सोसाइटी है? एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। ओके, और जिस एरा में हम हैं वो एरा कौन सा है? इंफॉर्मेशन एरा। सो एज वी ऑल नो दैट इंफॉर्मेशन इज द मीन्स ऑफ एक्वायर नॉलेज। इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन से हम अलग अलग तरीके के नॉलेज को गेन करते हैं, किसी भी फील्ड के नॉलेज को गेन करते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से द इंफॉर्मेशन फॉर्म्स द इंटेलेक्चुअल कैपिटल फॉर अ पर्सन और अ बॉडी। अब यही इंफॉर्मेशन क्या फॉर्म करती है? यही इंफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं? हम खुद की अपनी ओन इंफॉर्मेशन भी जनरेट करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है, चाहे आप कोई अपना म्यूजिक कंपोज कर रहे हो या फिर आप कोई बुक लिख रहे हो। ओके, तो जब आपको ये सारी चीजों के लिए नॉलेज चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप उसे कहां से गेन करते हो? इंटरनेट से गेन करते हो। क्लियर? However, there are many ethical issues. अब देखिए, इस चैप्टर में जो बेसिक हमें पढ़ना है वो ये है कि जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, भरपूर यूज कर रहे हो हर तरीके के नॉलेज को गेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, तो वहां कुछ इश्यूज भी होते हैं, वहां कुछ एथिक्स भी होते हैं, विच इन्वॉल्व विद द यूजेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो किससे इन्वॉल्व होते हैं, वो इश्यूज किससे रिलेटेड है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, वो इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हैं। ओके, सो स्टार्ट करें चैप्टर को। क्लियर ना? कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन से ऐसे एथिक्स हैं जो यहां पढ़ना है हमें इस टॉपिक में? सम कॉमन एथिकल इश्यूज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम IPR के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड इज प्लेजरिज्म एंड थर्ड इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। ये तीनों नाम आपने शायद सुने हो, नहीं भी सुने हो, बहुत टफ लग रहे हो, दैट्स रियली ओके। क्यों? क्योंकि इनके मीनिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब ये जो टॉपिक है आपका फर्स्ट IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है। यदि कोई पर्सन बिजनेस करता है तो उसके पर्पज से भी बहुत कॉमन टॉपिक है। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है समझते हैं वन बाय वन। यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी से आप सभी क्या समझते हो? आपके पास कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, कहीं फार्म हाउस लिया हुआ है आपने, वो सपोज आपकी मम्मा ने कुछ बहुत सारी ज्वेलरीज बना के रखी हुई है, वो सारी चीजें, या आपने कोई कार, बाइक, जो भी आपकी एसेट है जो आपने परचेज किया है, आपकी है जो, वो कहलाती है प्रॉपर्टी। जिसको मैंने अभी बताया वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, अब वो चीज आपकी है, ये कैसे पता चलता है? भाई घर आपका है, कार आपकी है, बाइक आपकी है, इसके लिए कोई राइट होंगे, है ना? आपकी है, वो कैसे आपको पता चल रहा है? ऐसे पता चल रहा है क्योंकि वो चीजें रजिस्टर्ड है आपके नाम से, आपके एड्रेस से। ओके, तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी है जो आपने खरीदी है वो आपकी है। क्लियर? अब यहां बात करते हैं हम इंटेलेक्चुअल की। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब ये है कि जब कोई चीज आप खुद क्रिएट करते हो अपने माइंड से, मतलब जो आपके आइडियाज होते हैं जो सिर्फ आप क्रिएट करते हो, जिसको दूसरा उस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकता है, वो कहलाती है इंटेलेक्चुअल। ओके, अब बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। ओके, तो यहां पर हम यदि बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, इंटरनेट की, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। अब इंटरनेट पे कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? सपोज आपका अपना YouTube चैनल है, तो आपने अपने YouTube चैनल पे क्या कोई म्यूजिक डाला या फिर कुछ आपने इंफॉर्मेशन अपलोड की। ओके, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो आप अपने तरीके से क्रिएट कर रहे हो, जो दूसरा उस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकता है ना? तो वो क्या हुई? आपकी प्रॉपर्टी हुई। दैट मीन्स आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई। अब उस प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को कोई और यूज ना कर सके, तो उसके लिए आपको कुछ राइट्स होते हैं आपके पास में, तो वो कहलाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। समझ में आया? अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आप कैसे सेव कर सकते हो, कैसे सिक्योर कर सकते हो कि कोई अदर यूजर आपके राइट्स को, आपकी प्रॉपर्टीज को हार्म ना करे, यूज ना करे। ओके, सो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है IPR टॉपिक में। सो बात करते हैं IPR की। Intellectual property right are the rights of the owner of information to decide how much information is to be exchanged, shared or distributed. तो यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं? वो राइट्स होते हैं जो ऑनर की इंफॉर्मेशन से बेस्ड होते हैं, कि ऑनर जिसने वो इंफॉर्मेशन बनाई है, जो इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे अपलोड करना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी हो, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई बुक आप लिख रहे हो, कोई आर्टिकल आप लिख रहे हो, कोई म्यूजिक कंपोज कर रहे हो, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो ऑनर है उस इंफॉर्मेशन का, वो डिसाइड करता है कि वो इंफॉर्मेशन कौन से यूजर एक्सेस कर सकते हैं,
कितने यूजर हैं जिनको आप वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। अब इसके बदले आप क्या करते हो, आपको ये राइट होता है कि आप उनसे उसके बदले प्राइस भी ले सकते हो, मतलब आप पेमेंट पे भी उनको वो चीजें, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, सो समझ में आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? The creator or a producer of information is the real owner of the information। जो इंफॉर्मेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, डिजाइन्स जो आप क्रिएट कर रहे हो, कोई आर्टिकल है जो आप लिख रहे हो, ओके, कोई म्यूजिक है जो आप बना रहे हो, कंपोज कर रहे हो, वो किसका है? वो आपका है। उसके क्रिएटर प्रोड्यूसर आप हो, आप ऑनर हो। ओके, एंड द ऑनर हैज एवरी राइट टू प्रोटेक्ट हिज और हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जो भी चीज आपने क्रिएट की है वो क्या हो गई? आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, मतलब आपका ओरिजिनल वर्क है। ओके, और इसको आप प्रोटेक्ट करके रखते हो। तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किन चीज की जरूरत पड़ती है? इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वंस कैन गेट इंफॉर्मेशन लाइक कॉपीराइटेड, पेटेंटेड और यूज ट्रेडमार्क्स। ये तीन चीज बहुत ध्यान से आपको याद करनी है कि इनको यूज करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो ओरिजिनल वर्क है, जो आपका इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है? कॉपीराइटेड, पेटेंटेड एंड ट्रेडमार्क्स। ये आपने बिजनेस में भी सुना होगा। ओके, कोई कंपनी है, कंपनी के अपने रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अदर कंपनीज यूज ना कर ले, कुछ कंपनी के फॉर्मुलेज होते हैं जो अदर कंपनी यूज ना करे, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है? उसको कॉपीराइट कर देती है, उसके पेटेंट क्रिएट कर देती है, उनके ट्रेडमार्क्स बना देती है। ओके, तो यहां पर अपनी प्रॉपर्टी को, अपने इंफॉर्मेशन को, चाहे वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके की हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, किसी भी तरीके की हो, उसको यदि आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको ये तीन चीजें करनी है। क्लियर? द एथिकल इश्यूज, अब इसमें भी एथिकल इश्यूज होते हैं। ये जो आपने कॉपीराइट किया, पेटेंट किया, ट्रेडमार्क अप्लाई किए, तो यहां पर भी कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं। क्या एथिकल इश्यूज होते हैं? इज दैट इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एक्सचेंज विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑनर। आपकी परमिशन के बिना जो आपने क्रिएट की इंफॉर्मेशन, आपकी परमिशन के बिना कोई और यूजर उसे एक्सेस नहीं कर सकता है ना? बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे फ्रॉड का हिस्सा बन चुके होते हैं। कुछ ऐसे फ्रॉडुलेंट हैकर्स, वायरसेस होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं। ओके, तो वहां पर बात होती है एथिकल इश्यूज की, कि आप अपनी प्रॉपर्टीज को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, किस तरीके से बचाते हो। ओके, तो यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हमने देखा? अभी हमने तीन चीजें देखी। कौन कौन सी देखी हमने? कि आपका जो डेटा हो प्रोटेक्टेड हो, कॉपीराइट हो। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, यदि वो एक बार रजिस्टर हो गई है ना, लीगल है, रजिस्टर्ड है, तो दूसरा पर्सन जब उसे यूज करेगा तो आपके नाम से यूज करेगा। क्लियर? आपका क्रेडिट उसमें होगा, तो वो कहलाता है कॉपीराइट। सेकेंड इज पेटेंटेड। पेटेंटेड का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन है, सपोज आपकी कंपनी का कोई लोगो है, कोई टैगलाइन है, तो वो कहलाता है पेटेंट्स। देन थर्ड इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी वही सेम चीज होती है कि आपकी कंपनी के जो भी आपकी कंपनी का हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसको अदर पर्सन्स यूज करते हैं, और यूज करते टाइम वो आपका क्रेडिट शो कर रहे हैं, इट मींस आपका डेटा क्या है? प्रोटेक्टेड है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? प्रोटेक्टेड है। सो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इनकरेज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एज वेल एज इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। हम एनकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को कि आप अपने न्यू आइडियाज को जनरेट करो, न्यू बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरेट करो बिना किसी के कॉपी किए। ओके, या जो आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स है, उनमें आप और मॉडिफिकेशंस करो। ओके, तो पहला वे ये हुआ हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का। दूसरा, इंश्योर न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो प्रॉपर्टी है आपकी, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, यदि आप उसको शेयर करना चाहते हो, है ना, बाय पेमेंट, आप चाहते हो कि आपने 10 यूजर्स को आपकी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की है, तो आप उन 10 यूजर्स से पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हो। ओके, तो आप क्या चाहते हो कि जो यूजर्स है वो अपने नए आइडियाज के साथ में उसे एक्सेस करें, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज का उसके साथ यूज करें। देन प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इकोनॉमी। अब जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट पे अपलोड हो रही है ना? जब वो इंटरनेट पे अपलोड हो रही है तो इट मींस आपके नेशनल इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, नेशनल इकोनॉमी भी प्रमोट हो रही है, आप उसमें भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, सो दीज आर द प्रोटेक्शंस जो हम यूज करते हैं कहां पर? हमारी प्रॉपर्टी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड टर्म, जो सेकेंड इशू हम फेस करते हैं
जब हमारी इंफॉर्मेशन हम क्रिएट करते हैं, एट दैट टाइम नोन एज प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म मीन्स स्टीलिंग। जो अभी हमने हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखी, जो इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट की है, जो सिर्फ आपने क्रिएट की है, आपका इनोवेटिव आइडिया है, यदि वो चीज कोई स्टील करता है, मतलब कोई भी यूजर, कोई हैकर या कोई भी पर्सन जब उसे चोरी करता है उस इंफॉर्मेशन को बिना आपकी परमिशन के, तो उसे हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इज स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क, है ना? किसी का इंटेलेक्चुअल वर्क जब आप चुराते हो, दैट कैन बी आइडिया, लिटरेरी वर्क और एकेडमिक वर्क। अब वो वर्क जो है, इंटेलेक्चुअल वर्क है, वो कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, या कोई सॉन्ग हो सकता है जो आपने कंपोज किया है, या किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है, ओके, कोई एकेडमिक वर्क है, कोई लिटरेरी वर्क है, किसी भी तरीके का वर्क हो सकता है, ओके, एंड रिप्रेजेंट इट एज योर ओन विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपने वो इंफॉर्मेशन चुरा ली और उसके बाद बिना उसको क्रेडिट दिए, बिना उस पर्सन को बताए, आप उसको अपने तरीके से शो कर रहे हो कि ये मेरा वर्क है, ओके, तो इसे बोलते हैं प्लेजरिज्म। अब सपोज इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? आपके टेस्ट चल रहे हैं, एग्जाम चल रही है। अब एग्जाम में आपने कुछ बहुत अच्छा लिखा अपने ओन वर्ड्स में, और यदि उसी वर्ड्स को आपके साथ में आपके फ्रेंड ने कॉपी कर लिया, चीटिंग करके लिख लिया, तो आप क्या बोलोगे कि ये मेरा वर्क था, ये मैंने लिखा था, लेकिन इसने कॉपी करके लिखा है, इसने चुरा के लिखा है। बट आपके पास क्या प्रूफ है? आप कैसे टीचर को प्रूफ कर पाओगे? वो बोलेगा, आपका फ्रेंड जो है वो बोलेगा नहीं ये मेरा वर्क है, मैंने खुद से लिखा है। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है ना। तो इसीलिए हमें ये प्रूफ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन सारी चीजों को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, इनके कॉपीराइट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, पेटेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ट्रेडमार्क्स बनाने पड़ते हैं। समझ में आया? ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी रहे, उस पर हमारा राइट रहे, हम जिसे चाहते हैं हम उसे प्रोवाइड करें वो इंफॉर्मेशन, ओके। सो प्लेजरिज्म का मतलब समझ में आया कि बिना यूजर को बताए यदि कोई इंफॉर्मेशन आपकी स्टील होती है और वो यूजर उसे अपना वर्क कहकर प्रिटेंड करता है, शो करता है, दैट इट इज नोन एज प्लेजरिज्म। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? ठीक है, यूजिंग सम अदर ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू ऑथर। अब ऐसे बुक्स में भी होता है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, अपने अपने बुक आर्टिकल्स लिखते हैं। तो अब क्या होता है कि ऑथर का वर्क कोई और ऑथर यूज कर लेता है, ठीक है, और बिना उसको बताए, बिना उसको क्रेडिट दिए, बिना उसका नाम लिखे, तो वो कहलाता है प्लेजरिज्म। सिंपल, ऐसा ऑनलाइन आर्टिकल्स में बहुत देखा गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मॉडिफाइंग लिफ्टिंग समवन्स प्रोडक्शन सच एज म्यूजिक कंपोजिशन एक्सेट्रा विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू द क्रिएटर ऑफ द वर्क। अब किसी ने कोई सॉन्ग कंपोज किया सपोज, ओके, अब वो आपके ऑनलाइन आ भी गया सॉन्ग। अब उस सॉन्ग को किसी ने और पर्सन ने मॉडिफाई कर दिया या उसको और बढ़ा दिया और अपना नाम लिख दिया कि भैया मैंने ये सॉन्ग बनाया है, ओके, इसको मैंने आगे और डिजाइन किया है, जबकि ये सॉन्ग एक्चुअली जिसका था उसको बिना बताए, उसके वर्क को इंडिकेट किए, तो ये भी एक प्लेजरिज्म का पार्ट है। गिविंग इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और रॉन्गफुल साइटेशन। अब देखिए साइटेशन का वर्क यहाँ पे यूज हो रहा है। साइटिंग क्या होता है, साइटेशन क्या होता है, ये आपको समझाती हूँ मैं। आप सभी के पास बुक्स है, इवन आपकी जो साइबर एथिक्स की बुक है उसमें भी बहुत से ऐसे साइट्स यूज हुए हैं। इसका मतलब ये होता है, सपोज ये आपकी बुक है और यहाँ पर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो और इस लाइन में सपोज कुछ लिखा हुआ है और उसके आगे 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका पेज फिनिश हो रहा है और उस 1 के आगे इस पूरी डिटेल को लिखा हुआ है कि ये जो लाइन था इसका क्या मीनिंग है, ये किस ऑथर ने लिखी है। तो यहाँ पे जो ये 1 लिखा हुआ था या कुछ स्टार बना हुआ था, मतलब इस लाइन को आप इंडिकेट कर रहे हो कि इस लाइन का मीनिंग कुछ और है, ये लाइन किसी और ऑथर ने लिखी है जो आपको पेज के फुटनोट पे मिलती है, ओके, इसे बोलते हैं साइटेशन। क्लियर हुआ? तो गिविंग इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज रॉन्ग साइटेशन। जब आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो और इसका साइटेशन यहां पे क्या दे रहे हो, आप रॉन्ग साइटेशन दे रहे हो, तो ये भी एक प्लेजरिज्म का पार्ट होता है। फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नॉलेजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स इन कोलैबोरेटिव एफर्ट टू यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ। यहां पर फेलियर्स जो होते हैं, जो क्रेडिट देते हैं किसी और को, और उस टाइम पे भी फेलियर्स ऑकर होते हैं, तो वो भी एक प्लेजरिज्म का पार्ट है, ओके। सो होप आपको ये समझ में आया कि प्लेजरिज्म अलग अलग तरीके से जब आप इंफॉर्मेशन को चुराते हो और किसी को बिना बताए, उसको बिना क्रेडिट दिए, तो वो कहलाता है प्लेजरिज्म। अब वो इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ओके। अब कैसे बचते हैं इनसे हम, हाउ नॉट टू प्लेजराइज, इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे बचते हैं हम, इसको कैसे अवॉइड करते हैं,
यू मोस्ट गिव क्रेडिट वेर एवर यू यूज। आपको हमेशा किसी भी दूसरे की चीज को यूज करने से पहले उसको क्रेडिट देना जरूरी है। ओके, वी यूज अनदर पर्सन्स आइडिया, ओपिनियन और थ्योरी। जब आप किसी और पर्सन का आइडिया, ओपिनियन या थ्योरी का यूज करते हो तो आप उसका नाम जरूर लिखो, आप उसको जरूर क्रेडिट दो। ओके, सेकेंड थिंग, कोटेशंस ऑफ अनदर पर्सन्स एक्चुअल स्पोकन और रिटन वर्ड्स। अब देखो, कोटेशंस का मतलब यह है कि सपोज आपकी बुक में भी आपने देखा होगा कि कुछ अलग अलग जो टर्म्स होती हैं उनकी डेफिनेशंस होती हैं। ओके, तो डेफिनेशंस के आगे आपने इस तरीके से देखा है, अकॉर्डिंग, सपोज शेक्सपियर की हम कोई लाइन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। ओके, इस तरीके से आपने देखा होगा, और डबल कोट्स में फिर जो लिखा है, बोला है, स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स है शेक्सपियर के, वो लिखते हैं हम। तो ये हमने क्या किया, ये हमने उस ऑथर को क्रेडिट दिया है कि इस शेक्सपियर के अकॉर्डिंग जो बात कही गई है, जो लिखी गई है, वो अधिकतर आप बुक्स में देखते हो। ओके, सो दिस इज द करेक्ट वे जो प्लेजरिज्म से बचाता है। ओके, सो कोटेशन ऑफ अनदर पर्सन एक्चुअल स्पोकन और रिटन वर्ड्स, आपको इसका यूज करना है। कैसे यूज करना है, डबल कोट्स में आप उन वर्ड्स को लिखो, दैट इज कॉल्ड कोटेशंस, है ना। पैराफ्रेज ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन और रिटन वर्ड्स। अब देखिए, पैराफ्रेज एक अनदर वर्ड है। पैराफ्रेज का मतलब मैं बताती हूं कि जैसे आपको मैं कुछ समझा रही हूं, आपको समझ में आ रहा है, अब आप उसी को अपने वर्ड्स में जब लिखते हो तो उसे हम कहते हैं पैराफ्रेज। एक एग्जांपल मैंने यहां लिखा हुआ है, आप देखो, ओरिजिनल सेंटेंस क्या था, द पोजीशन ऑफ वुमन इन द सोसाइटी हैज चेंज्ड ग्रेटली इन पास्ट 20 ईयर्स। ये एक ओरिजिनल सेंटेंस है, किसी ऑथर ने लिखा है, लेकिन इसको हमने हमारी लैंग्वेज में चेंज किया। क्या चेंज किया, द सोशल स्टेट ऑफ फीमेल हैज ड्रामेटिकली चेंज इन लास्ट 2 डिकेड्स। तो बात वही थी, लेकिन इसको किसी और लैंग्वेज में शो किया गया। तो ये भी एक गुड वे होती है, जिसे बोलते हैं पैराफ्रेज, है ना, कि हमने एक्चुअल वर्क कॉपी नहीं किया है, हमने उसको क्या किया है, चेंज करके अपने तरीके से, अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ में शो किया है। तो ये भी प्लेगरिज्म को अवॉइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज साइटेशन एंड रेफरेंस। साइटेशन जैसा मैंने अभी बताया, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, बुक्स भी देखी होगी, इवन जब आप आपकी बुक भी देखते हो, साइबर एथिक्स की बुक, अपनी कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो उसमें आप देखना पेज के फुट नोट में ऑथर्स के नाम लिखे रहते हैं, या जिसका भी साइटेशन आप देखते हो उसका नाम, उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग लिखा रहता है। ये तो हुआ साइटेशन। अब रेफरेंसेस क्या होता है, जब ऐसे मोर देन 1 साइटेशंस होते हैं, बहुत सारे साइटेशंस होते हैं, तो उनको हम जब लास्ट में शो करते हैं, बुक के लास्ट के पेज में या किसी आर्टिकल के लास्ट के पेज में शो करते हैं, तो आपको रेफरेंसेस दिखते हैं। ओके, सपोज आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, ओके, अब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट में आप सारी इंफॉर्मेशन खुद से लिखते हो क्या, नहीं, आप कहां से कॉपी करते हो, कुछ बुक्स को रिफर करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन आप गूगल से, इंटरनेट से लेते हो। अब इंटरनेट पे कोई सी साइट से भी आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। तो जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोजेक्ट के एट द एंड आप क्या लिखते हो कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया और इसमें जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है, वो इंफॉर्मेशन कहां से ली है, आपने किन किन सोर्सेस का यूज किया है, आपने किन बुक्स का यूज किया है, किन ऑथर्स की इंफॉर्मेशन को लिखा है, किन वेबसाइट्स का यूज किया है, तो आप लास्ट में रेफरेंसेस डाल के उस चीज को मेंशन करते हो। ओके, तो यही चीज जो होती है प्लेगरिज्म को अवॉइड करती है। बात समझ में आई? तो प्लेगराइज को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, किसी भी पर्सन के आइडियाज को, ओपिनियंस को या उसकी थ्योरीज को क्रेडिट देकर, उसको डबल कोट्स में लिखकर, या फिर पैराफ्रेज कर मतलब उसी बात को अपने तरीके से शो कर, या फिर उसका साइटेशन और रेफरेंसेस देकर। क्लियर? अब एक चीज और है जो यहां पे मैं आपको समझाना चाहती हूं, वो ये है कि हर चीज का एक टैगलाइन होता है, जो पेटेंट और कॉपीराइट वाली मैंने बात बताई। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं, माउंटेन ड्यू, आप सभी को पता है माउंटेन ड्यू, है ना। माउंटेन ड्यू का टैगलाइन क्या है? क्या है माउंटेन ड्यू का टैगलाइन? डर के आगे जीत है। तो ये जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टैगलाइन है, जिसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कॉपीराइटेड है, वो पेटेंटेड है, उसका ट्रेडमार्क है अपना। समझ में आया? तो इस तरीके से जब कोई इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे अपलोड करते हो, तो वो इंटरनेट पे अपलोड होती है और वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। आपके पास उसका राइट होता है कि आपको उसे किससे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किनके साथ शेयर करना है, किससे आपको उसको प्राइस के साथ में सेल करना है। ओके, और यदि कोई यूजर उसे यूज करता है तो उसे वो इन तरीके से यूज कर सकता है, डबल कोट्स के साथ, पैराफ्रेज के साथ, या कोई क्रेडिट देकर, साइटेशन के साथ, या रेफरेंसेस के साथ। सो दिस इज द गुड वे टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल वर्क, टू प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। थर्ड पॉइंट जो एथिकल इश्यूज का है वो है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट
बेस्ड है बिजनेस में, या फिर आप इसको आगे भी पढ़ोगे जब आप 10th के बाद 11th में या 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, ह्यूमैनिटीज सिलेक्ट करते हो, तो वहां भी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ना है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, साइबर एथिक्स में पढ़ रहे हैं, इट मींस हम पढ़ रहे हैं उससे किससे रिलेटेड, इंटरनेट पे बेस्ड जितने इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, लेकिन आपको ये सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड भी होती हैं, ओके, क्योंकि कॉपीराइटेड, पेटेंटेड, ट्रेडमार्क्स ये सब किसके होते हैं, ये बिजनेस कंपनीज के होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के होते हैं, राइट। अब बात करते हैं थर्ड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स की। तो डिजिटल वर्ड इट मींस का क्या हुआ, इसका मतलब डिजिटल का मतलब इंटरनेट, ऑनलाइन, कंप्यूटर सिस्टम। जब इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे, कंप्यूटर सिस्टम पे ऑनलाइन होती है और उस इंफॉर्मेशन को पे जो राइट्स होते हैं आपके, उनको आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, वही चीज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट में भी आती है। इट इज जस्ट सिमिलर विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बट डिफर कहां करता है कि इंफॉर्मेशन कहां होनी चाहिए, आपकी इंटरनेट पे होनी चाहिए, ओके। सो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट आर ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल एसेट्स। इन्हें क्या कहते हैं हम, डिजिटल एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। refers to any information about you are created by you that exist in digital form। जो इंफॉर्मेशन है आप जो क्रिएट कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन फिजिकल ना एग्जिस्ट करके कैसे एग्जिस्ट करनी चाहिए, डिजिटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए इंटरनेट पे, ओके। अब कैसे, या तो वो ऑनलाइन हो, इंटरनेट पे अवेलेबल हो, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में हो। अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आप सभी को पता है, हार्ड डिस्क हो सकती है, या बहुत सारे बैकअप डिवाइसेस भी आते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस भी आते हैं, जहां पे आपको इसे सेव करना है, ओके। तो अब वो प्रॉपर्टी राइट्स हम यहां देखने वाले हैं जो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। ऑल ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी कंप्राइजेस व्हाट इज नोन एज योर डिजिटल एस्टेट। और इन सारे डिजिटल प्रॉपर्टी कंप्राइजेस को हम किस नाम से जानते हैं, डिजिटल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। सो आपको इस डायग्राम में जैसे शो हो रहा होगा, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन हो सकती है, कुछ मॉडल्स हो सकते हैं, ओके, किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, लाइक कुछ ट्रेडमार्क हो सकते हैं, कुछ कॉपीराइट, क्लियर, कोई कुछ आर्टिस्टिक डिजाइन हो सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इंक्लूड्स एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट, जरूरी नहीं है कि कुछ डिजाइन या कुछ वीडियो ऑडियोज ही हो, आपके पर्सनल अकाउंट्स भी हो सकते हैं, ओके। सच एन ईमेल आईडी, कम्युनिकेशन अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, शॉपिंग अकाउंट्स, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग अकाउंट्स, वीडियो गेमिंग अकाउंट्स, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स that you manage, domain name registered in your name like intellectual property, including copyrighted materials, trademarks, patents, software code भी हो सकता है, okay, you may have written and own। सो ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई, क्या बताई, सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका ईमेल आईडी, कोई गेमिंग अकाउंट है ना, कोई म्यूजिक है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई आर्टिकल है आपने ऑनलाइन लिखा है, तो ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, ये खुद आपकी क्रिएटेड है, तो उस पर सिर्फ आपका राइट होना चाहिए, ओके। और ये सारी चीजें कहाँ होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए या कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे कि ये जो सारी चीजें अभी हमने देखी है ना, जो एग्जांपल्स अभी हमने देखे डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के, इन एग्जांपल्स को आप, इन सारी चीजों को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि बहुत सारे थ्रेट्स अवेलेबल हैं। आप सभी को पता है कि इंटरनेट पे जहां कुछ अच्छा है तो वहां उससे ज्यादा बुरा भी है ना। आप कुछ अच्छा करते हो, आप अपना अकाउंट अच्छे के लिए खोलते हो, लेकिन कुछ हैकर्स या कुछ थ्रेट्स या कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपकी चीजों को, जो आपके अकाउंट्स को, जो आपकी डिटेल्स को हैक कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, ओके। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को, डिजिटल प्रॉपर्टी को कैसे सेफ रख सकते हो वो सीखेंगे अब यहां पर, ओके। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाई विद द ऑनर। किससे रिलेटेड होती है डिजिटल प्रॉपर्टी, ऑनर से रिलेटेड होती है। लीगल होती है, मतलब लीगली होती है, इट मींस कि वो पर्सन लीगली रजिस्टर्ड होता है, जो प्रॉपर्टी है उसकी वो रजिस्टर्ड होती है, उसके कॉपीराइट्स क्रिएटेड होते हैं, ओके। ओनली द ऑनर कैन यूज, अब उस प्रॉपर्टी को सिर्फ ऑनर यूज कर सकता है। डिसाइड हु, और ये डिसाइड करता है कि कौन उसे एक्सेस कर सकता है, कितने यूजर्स को वो राइट दे सकता है, ओके। और पेमेंट का यूज करके भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ओके। सपोज आपने अपने यूट्यूब चैनल पे कोई बहुत अच्छी वीडियो बनाई, अब आपने उसको अपना प्राइवेट कर दिया, इट मींस कि वो तभी अवेलेबल होगी पब्लिकली जब कोई यूजर उसके लिए पे करेगा, ओके। तो जब किसी यूजर को आपकी उस वीडियो को एक्सेस करना है तो वो पे करेगा और पेमेंट के थ्रू फिर वो उस चीज को एक्सेस कर पाएगा, ओके। तो पेमेंट का टर्म कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी है और उस पर राइट किसका है, आपका है। तो आप
फिर डिपेंड करता है कि आप अपनी वीडियोस को, अपने आर्टिकल्स को, जो आपने आर्टिकल लिखा है या जो भी चीजें इंफॉर्मेशन पे आपका कोई अकाउंट है, तो अकाउंट की कौन सी इंफॉर्मेशन है वो आपके राइट है कि आप किस किस यूजर्स को शो करवाना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हो। ओके, अब इसमें जो एथिक्स होते हैं, इसमें जो इश्यूज होते हैं, वो क्या इशू होते हैं? पहला इशू होता है डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स। अब डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स, अब बात आती है कि जब भी आप ये सारी चीजें क्रिएट करते हो, है ना, सपोज यूट्यूब की कोई वीडियो है, कोई चैनल है आपका, या फिर आपने कोई गेमिंग अकाउंट बना रखा है, या फिर कोई आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टा का, व्हाट्सएप का, जो भी अकाउंट है आपका, तो ये सारी चीजें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे बनती है ना। तो बात आती है यहाँ पे, पहला थ्रेट है जो है डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल। अब इसमें क्या करना है हमें? देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स सच एज क्रैक्स, कीजन्स, tools created by hackers to penetrate your software registration system and enable unauthorized users to freely access to your software without actual paying for it। ये जो सॉफ्टवेयर टूल्स है ना, जो आपके पर्सनल सॉफ्टवेयर टूल्स है, जिन पे आपने अपना डेटा सेव करके रखा हुआ है, अपनी इंफॉर्मेशन सेव करके रखी हुई है, तो इन टूल्स को कोई अनऑथराइज्ड यूजर, कोई अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर लाइक कोई कीजन सॉफ्टवेयर हो गया, कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर हो गया, वो उन्हें एक्सेस ना करे, है ना। तो ये थ्रेट हमेशा बना रहता है। तो पहला जो थ्रेट है वो क्या है? सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल का। ओके, कि आपका सॉफ्टवेयर, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो ऑथराइज्ड रहे, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई हैकर उसे एक्सेस ना कर पाए। स्टीलिंग एंड प्लेगराइजिंग कोड्स ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टीज। अब जो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है, उसके डेटा को कोई चुरा ना ले, है ना। यदि कोई उस चुराना ले, इट मीन्स कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपके नाम से है, जिसपे आपका राइट है, उसे कोई और अपने नाम से ना शो करे, है ना, जो अभी हमने प्लेगराइज में देखा। Clear? They steal your software source code, use it to build their own versions and sell it under their own company name। अब इसमें क्या थ्रेट आता है कि जो आपकी डिटेल है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसे वो स्टील कर लेते हैं, और या फिर कोई सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को स्टील कर लेते हैं जिसमें आपने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ना। तो उस केस में ये भी एक थ्रेट होता है। तो यहाँ पे हमने दो थ्रेट देखे हमारे डिजिटल प्रॉपर्टी के। पहला थ्रेड हमने देखा, क्या थ्रेड देखा कि कोई अनऑथराइज्ड हैकर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर को हैक ना कर ले, हमारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस ना कर ले, हमारी इंफॉर्मेशन को ना एक्सेस कर ले। और यहां पर हमने देखा जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसे किसी और नाम से एक्सेस करके खुद ही किसी और नाम से यूज ना करें। तो ये दो थ्रेट्स हैं। अब इनसे कैसे बच सकते हैं, इस डिजिटल प्रॉपर्टी राइट का हम यूज कैसे करते हैं, इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, देखते हैं। ओके, सो क्या प्रोटेक्शंस है जो हमें लेना चाहिए डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए? फर्स्ट है एंटी टैम्पर सॉल्यूशंस। ओके, अब जैसे इसके पहले हमने देखा कि कुछ ऐसे पेनिट्रेशन टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं। ओके, जो सॉफ्टवेयर, जो इन्फॉर्मेशन आपने बनाई है उसे स्टील कर लेते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस उन्हें एक्सेस कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम भी क्या करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस का यूज करते हैं कि हैकर उन्हें एक्सेस ना कर सकें। अब एंटी टैम्पर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एक एंटीवायरस सॉल्यूशन जैसे ही होते हैं, जैसे वायरस का एंटीवायरस होता है, वैसे सिंपल कीजेंस जो सॉफ्टवेयर हमने अभी देखे, हैकर सॉफ्टवेयर्स देखे, उसी का एक सॉल्यूशन है। दिस एंटी टैम्पर सॉल्यूशंस यूज अ होस्ट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। यहां पर इस सॉल्यूशंस में, इन सॉफ्टवेयर्स में क्या होती है, एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज होता है हैकर्स से प्रिवेंट करने के लिए। जो हैकर्स होते हैं, जो डेटा को हैक करते हैं, उनसे हमारे डेटा को बचाने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम इन सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। अब ये कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनमें कुछ भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे यूटिलिटी टूल्स हो गए, है ना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गई हैं, वीडियो गेम्स हो गए, एक्सेट्रा। दीज टूल्स आर यूज्ड फ्रॉम हैकर्स। हैकर्स से बचने के लिए हम एंटी टैम्पर सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। अब इसमें जो टूल्स हो गए, सपोज हम यूटिलिटी टूल्स की बात करते हैं तो यूटिलिटी टूल्स में क्या आ जाते हैं, कुछ बैकअप टूल्स आ जाते हैं, कुछ फाइल कंप्रेसर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटेटर टूल्स होते हैं जो हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस सभी को पता है ना, कि जिन्हें परमिशन नहीं होती है, जिन यूजर को, वो भी यदि हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो उनसे बचने के लिए हम एंटी टैम्पर सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। ऐसी कुछ अच्छी मार्केट में एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स भी होती हैं जो हमें इनसे बचाती हैं। ओके, अब आते हैं लीगल क्लॉजेस। लीगल क्लॉजेस मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब जब किसी चीज की रजिस्ट्रेशन होता है, इट मींस वो चीज आपकी है, आपके नाम से है। ओके, उसे कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता है। तो वो लीगल होना चाहिए सॉफ्टवेयर आपका। लीगल इन द सेंस कि आपने देखा है ना कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पायरेटेड होते हैं,
पायरेटेड मतलब उन सॉफ्टवेयर की या तो डेट खत्म हो चुकी होती है, या आप उन्हें परचेज करने जाते हो तो वो आपको कभी कभी फ्री में भी मिल जाते हैं, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका लाइसेंस नहीं होता है, वो लीगली अवेलेबल नहीं होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर लीगल क्लॉजेस का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे है वो कैसी होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए, आप उसको रजिस्टर्ड करवा के रखो प्रॉपर। क्लियर? So you must include a transparent clause in your software terms of services. लीगल मतलब आप उसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज, जो टर्म्स कंडीशंस होती है उसके साथ में वर्क करो। दैट प्रोहिबिट्स द स्क्रैपिंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड फॉर रीयूज, ताकि आप क्या कर सको, उसको अगेन एंड अगेन रीयूज कर सको। किसे? आपके सॉफ्टवेयर को, इंफॉर्मेशन को, जिसको आपने लाइसेंस करवा के रखा हुआ है ना। लाइसेंस सभी समझते हैं ना, जैसे किसी फिजिकल चीजों का भी लाइसेंस होता है तो हम क्या करते हैं, लाइसेंस को रीन्यू करवाते जाते हैं। जैसे आपकी बाइक की बात करते हो तो बाइक का क्लेम होता है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम को भी क्या करवाते हो, रीन्यू करवाते हो, है ना, हर साल रीन्यू करवाते हैं। तो वैसे ही यदि आपकी कोई इंफॉर्मेशन डिजिटल है, डिजिटल मतलब इंटरनेट पर या किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में है, तो आप उसे भी टाइम रहते क्या करवाइए, रीयूज करवाइए, रीन्यू करवाइए, ताकि वो हमेशा के लिए आपके लिए बनी रहे और आपकी रहे और कोई यूजर उसे एक्सेस ना कर सके। ओके, उसका कोई कॉपीराइट क्रिएट ना कर सके। क्लियर? नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ शेयरिंग ऑफ सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर कोड। अब सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, कुछ कोडिंग होती है, सभी को पता है। अब वो कोड भी चुरा लेते हैं यूजर्स, जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं उसे, जो सॉफ्टवेयर के कोड होते हैं उन कोड को एक्सेस करते हैं और उन कोड को एक्सेस करके अपने नाम से कोई और सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, कोई और वर्जन डिजाइन कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए यहां पर आपको क्या करना होता है, आपको लिमिट रखनी पड़ती है, आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किन यूजर्स को, कौन से ऐसे ट्रस्टेड यूजर्स हैं जिनको आप अपना सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हो, अपने सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड शेयर कर रहे हो। समझ में आया? आपको अपने जैसे फेसबुक पे या इंस्टा पे आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो आपको पता होता है ना कि आपको किन्हें अपना फ्रेंड्स बनाना है, या ऐसे कैसे किसी को भी हम अपना फ्रेंड्स नहीं बना सकते। तो सिंपल यही चीज है कि जब आप डिजिटल, इट मीन्स कि जब आप इंटरनेट पे कोई सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल करवाते हो या कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन, वीडियो, ऑडियो, आर्टिकल, कुछ भी चीज जब आप अवेलेबल करते हो, तो आपको ये इंश्योर होना पड़ता है कि जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जिनके साथ आप शेयर कर रहे हो, वो ट्रस्टवर्दी पर्सन्स हो। ओके, उनके लिए आप ये लिमिट रखो। क्लियर? सो यू शुड also use digital rights management DRM solutions to protect your software from being scrapped for source code using compilers। तो यहां पर जिन सॉफ्टवेयर्स का, जिन सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं वो होते हैं DRM, डिजिटल राइट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। ये एक तरीका होता है जिसका यूज करके आप अपने सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को प्रोटेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हो। ओके, सो होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, जिसमें मैंने कुल मिला के सिर्फ इतना समझाया है कि 3 इश्यूज हमने देखे हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन इट मींस किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो कहां अवेलेबल होती है, इंटरनेट पे होती है, जो किसके थ्रू क्रिएट की जाती है, हम या आपके जैसे यूजर्स के थ्रू क्रिएट की जाती है, और वो इंफॉर्मेशन आपकी होती है, आपके राइट्स होते हैं, और उन राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है हमने सीखा। ओके, और उन राइट्स के लिए थ्रेट्स कौन से होते हैं वो भी हमने आज यहां देखा करना है। ओके, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, that is known as open source philosophy and software license। ओपन सोर्स फिलोसॉफी को हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, और सॉफ्टवेयर लाइसेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ओपन सोर्स फिलोसॉफी, ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। तो इसको समझने के पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। अब देखिए, आप सभी कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल फोन्स यूज करते हो, उसमें ढेर सारी एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर्स होता क्या है? सॉफ्टवेयर्स बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, प्रोग्राम्स या कोड का कलेक्शन होता है जो हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर्स को, इन प्रोग्राम्स को, कोड्स को, इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हो। ओके, सो बिना सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल फोन कुछ नहीं है। क्लियर? जैसे एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है। ओके, सिंपल ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब यदि बात करते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट पे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम यहां जो डिस्कस करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं ओपन सोर्स फिलोसॉफी की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, खुद सॉफ्टवेयर की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं? कैसे? सॉफ्टवेयर जनरली गिव्स यूजर फ्रीडम टू रन, use the software for any purpose, to study, modify the program and redistribute copies of either original or modified program। It means
कि वो सॉफ्टवेयर्स जो अदर सॉफ्टवेयर्स की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ओके और उन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके आप अपने सॉफ्टवेयर्स डिजाइन कर सकते हो, आप उन सॉफ्टवेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ, इंटरनेट पे आप उसे एक्सेस कर सकते हो, ओके या फिर हम बोल सकते हैं कि जिन सॉफ्टवेयर का आप यूज कर रहे हो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इस चैप्टर में डिवाइड किया है 2 टर्म्स में। वो कौन सी 2 टर्म्स हैं? फर्स्ट इज फ्री सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दिस इज 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इंटरनेट पे जब आप किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हो तो या तो वो सॉफ्टवेयर्स पेड होते हैं या फिर वो सॉफ्टवेयर्स फ्री होते हैं। और नाम से समझ में आ रहा है कि पेड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके लिए आप कुछ पेमेंट करते हो, है ना। जब आप कुछ पे करके अमाउंट उन सॉफ्टवेयर्स को खरीदते हो फिर यूज करते हो तो वो कहलाते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या पेड सॉफ्टवेयर। ओके, इन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेन जो है आपका टर्म जिसका नाम है फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनके लिए आपको किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, वो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 इन सॉफ्टवेयर्स को डिटेल में। फ्री सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? एज इट नेम इंप्लाइज फ्री, वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं। कहां एक्सेसिबल होते हैं? फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं इंटरनेट पे। दैट कैन बी फ्रीली यूज्ड, चेंज्ड, इंप्रूव्ड, कॉपीड और डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत ध्यान से समझिएगा इन वर्ड्स को, जिन्हें आप फ्रीली यूज कर सकते हो बिना कोई बाउंडेशन के। आप उनमें चेंजेस कर सकते हो सॉफ्टवेयर में, उन्हें फर्दर इंप्रूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, जब आप ये सारी चीजें कर सकते हो किसी सॉफ्टवेयर के साथ तो उसे हम बोलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर, और इनके लिए किसी पेमेंट की नीड नहीं होती है। ओके, सो समझ में आया कि फ्री सॉफ्टवेयर क्या हुए? फ्री सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें आप चेंजेस कर सकते हो, जिनको आप आगे इंप्रूव कर सकते हो। क्लियर? और क्या कर सकते हो आप? उनके लिए आपको किसी तरीके का पेमेंट नहीं देना है। सो फॉर एग्जाम्पल यदि हम फ्री सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो आजकल मोबाइल फोन्स में भी आप अगर यदि इंटरनेट का यूज करते हो तो आपको बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं गूगल क्रोम की, तो ये भी एक वेब ब्राउजर है जो आप इजीली फ्रीली क्या कर सकते हो, वेब ब्राउजर को इंटरनेट से अपलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। VLC मीडिया प्लेयर होता है। सो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका आप यूज करते हो। ओके, अब बात करते हैं हम इस सॉफ्टवेयर में जो हम इतनी देर से फ्री की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये फ्री पेमेंट से तो होते ही हैं, बट यहां पे आपको मैं एक बात बता दूं कि इनके कुछ फ्रीडम्स होते हैं। ये फ्रीडम के बेस्ड पर फ्री होते हैं, मतलब इन सॉफ्टवेयर्स को आप फ्रीली यूज कर सकते हो। कैसे? पहले देख लेते हैं ये सॉफ्टवेयर किसने पब्लिश किया था, किसने डिफाइन किया था। इस सॉफ्टवेयर को रिचार्ड स्टैलमन ने डिफाइन किया था फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में इन 1986। 1986 में फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में रिचार्ड स्टैलमन ने इस फ्री सॉफ्टवेयर को पब्लिश किया था। ओके, दिस इज द मैटर ऑफ यूजर्स फ्रीडम टू रन, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, स्टडी, चेंज एंड इंप्रूव। सो यहाँ पे ये कुछ फ्रीडम्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने क्या बताया था इस फाउंडेशन में कि फ्री सॉफ्टवेयर्स को आप क्या कर सकते हो, फ्रीली यूज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो ये कुछ फ्रीडम्स हैं जिसके बिहाफ पे हम फ्री सॉफ्टवेयर को डिफाइन करते हैं। फ्री तो है वो, बट बेसिकली कैसे वो है फ्री, ये फ्रीडम्स के फॉर्म में हम उन्हें डिफाइन करते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्या फ्रीडम्स है? टू रन द प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हो, फ्रीली एक्सेस कर रहे हो, आप उसे रन कर सकते हो कहीं भी, किसी भी मशीन पे, कंप्यूटर मशीन पे। द फ्रीडम टू स्टडी हाउ टू प्रोग्राम वर्क्स एंड अडॉप्ट इट योर नीड्स, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो। ओके, उसके कोड को एक्सेस कर सकते हो। द फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, जो प्रोग्राम आप एक्सेस कर रहे हो उसकी कॉपीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फर्दर यूजर्स के साथ। ओके, द फ्रीडम टू इंप्रूव द प्रोग्राम एंड रिलीज योर इंप्रूवमेंट्स टू द पब्लिक। अब जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो फ्रीली, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, उसको इंप्रूव कर सकते हो, और इंप्रूव करके आप उसे पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो, पब्लिकली भी कर सकते हो। ओके, सो दैट द होल कम्युनिटी बेनिफिट्स। तो जो इंप्रूवमेंट आपने की है तो सारी जो कम्युनिटी है इंटरनेट पे, जो सोशल पब्लिक्स है, वो उसे एक्सेस कर सकती हैं। बात समझ में आई? तो फ्री सॉफ्टवेयर क्या हुए? जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ओके, जिनके लिए हमें किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना है। सेकंड थिंग मैंने क्या बताया आपको, 4 फ्रीडम्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी फ्रीडम हो गई? कि आप उन प्रोग्राम्स को इजीली रन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उन प्रोग्राम्स, वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनकी स्टडी कर सकते हो,
और स्टडी करके आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो, और इंप्रूवमेंट करने के बाद उसे आप पब्लिकली भी कर सकते हो। सो दीज आर द फ्री सॉफ्टवेयर्स, ओके। और ये सॉफ्टवेयर्स के कुछ 4 फ्रीडम्स है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस बुक में, जो आपको याद करनी है और आपको समझ भी आना चाहिए। सो होप आपको ये समझ भी आई होगी। अब फ्री सॉफ्टवेयर किसने पब्लिश किया, किसने डिजाइन किया था? रिचार्ड स्टैलमन्स ने 1986 में। याद रख लीजिए क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। किस फाउंडेशन में, किस ऑर्गेनाइजेशन में? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, जिसका नाम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत ब्रॉड टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसे हम समझते हैं वन बाय वन। अब फ्री सॉफ्टवेयर तो आपको नाम से समझ में आ रहा था, क्लियर? लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। ओपन इट मींस का मतलब आप सभी को पता है, जो पब्लिकली अवेलेबल है वो ओपन हुआ, ठीक है ना। सोर्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, है ना। तो सॉफ्टवेयर को पहले समझ लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो पब्लिकली अवेलेबल है इंटरनेट पे। अब कैसे अवेलेबल है? जिसका सोर्स अवेलेबल है, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है। अब मैंने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में कि सॉफ्टवेयर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, कोड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो कोई डेवलपर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्किल्ड पर्संस होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं जो उन सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करते हैं ताकि उन सॉफ्टवेयर्स को आप पब्लिकली एक्सेस कर सको, है ना। तो जब कोई डेवलपर या प्रोग्रामर किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है तो कैसे डिजाइन करता है? उसको जिस कोड में डिजाइन करता है उस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं उसे हम? सोर्स कोड, ओके। अब ये जो सोर्स कोड होता है वो सिर्फ प्रोग्रामर और डेवलपर ही डिजाइन करता है, लेकिन जब आप चाहते हो कि आप इस सोर्स कोड को एक्सेस करो, ओके, और इसमें कुछ चेंजेस करो अपने अकॉर्डिंग, यदि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो और आप यदि किसी लैंग्वेज को समझते हो लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप समझते हो, तो उसमें यदि कोई सोर्स कोड लिखा होता है तो आप ये चाहते हो कि वो सोर्स कोड हमें फ्री में मिले और उसमें हम चेंजेस करके अपने खुद के प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स बना सकें, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो समझ में आया क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको अपना सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल करते हैं, ओके। सोर्स कोड क्या हुआ? वो कोड जिसमें प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। जो आपके गेमिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किस में होते हैं? किसी ना किसी लैंग्वेज में बनते हैं ना, जैसे जावा में बनते हैं, C++ में बनते हैं। तो इन लैंग्वेजेस में क्या होता है? इन लैंग्वेजेस में कोडिंग होती है और वो कोडिंग एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है जिसे हम समझ सकते हैं, ओके। सपोज कुछ अल्फाबेट्स के फॉर्म में होती है, क्लियर। लेकिन जब वो कोडिंग कंप्यूटर सिस्टम समझता है तो उसे समझता है बाइनरी फॉर्म में। 0 और 1 आप सभी को पता है ये बिट्स होती हैं। तो कंप्यूटर उन कोड को किस लैंग्वेज में समझता है? बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। लेकिन हम जब कोड को एक्सेस करते हैं तो कोड को किस कोड में समझते हैं, किस कोड में एक्सेस करते हैं? सोर्स कोड में समझते हैं। और सोर्स कोड किसको कंटेन करता है? अल्फाबेट्स, नंबर्स, कुछ कैरेक्टर्स, ये सारी चीजें मिलकर बनाते हैं सोर्स कोड। और जब इस तरीके का सोर्स कोड हमें फ्री में अवेलेबल मिलता है जिसमें हम अपने चेंजेस कर सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। होप आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर समझ में आया। ऑन द अदर हैंड कैन बी फ्रीली यूज्ड। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को भी आप फ्रीली यूज कर सकते हो। इट डजंट हैव टू पे फ्री ऑफ चार्ज, ओके। नाउ इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। बहुत ध्यान से समझिए, सोर्स कोड अब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्या होता है सोर्स कोड? मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। सोर्स कोड वो कोड होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, जिस लैंग्वेज में हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। वो लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है कंप्यूटर की, लाइक C++, जावा। आफ्टर 10th, 11th, 12th में यदि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो वहां आपको लैंग्वेजेस पढ़नी है। जैसे 10th में भी आपको पाइथन लैंग्वेज है, सिमिलरली आपको और मोर लैंग्वेजेस को वहां डिस्कस करना है ताकि आप अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए जिन कोड का हम यूज करते हैं वो होते हैं सोर्स कोड। और यदि वो सोर्स कोड आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो, दैट इज नोन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब हियर द कंपनी कंस्ट्रक्टिंग द बिजनेस मॉडल। अब इन सोर्स कोड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस मॉडल्स बना सकते हैं, ओके। अराउंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में रिसीव पेमेंट्स कंसर्निंग सपोर्ट फर्दर डेवलपमेंट। अब यहां देखिए, मैं बार बार बोल रही हूं कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर्स, ओके। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनका सोर्स कोड आपको कुछ पेमेंट करने पर भी मिलता है, ओके। नेक्स्ट इज, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की हम फिलोसॉफी पढ़ने वाले हैं कि कब
ये लॉन्च हुए हैं, किसने इसे लॉन्च किया, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑफिशियली डिफाइंड बाय ओपन सोर्स डेफिनेशन एक्ट। ये जो आपको लिंक दिख रही है, इस लिंक का यूज है, मतलब ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसा अभी मैंने बताया फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, उन्हीं ने ही रिचर्ड स्टैलमन ने ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को भी डिफाइन किया था। और आप इस लिंक के थ्रू ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, जहां से आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। और इस सॉफ्टवेयर, इस लिंक पे जितने सॉफ्टवेयर्स आपको मिलने वाले हैं वो सब लाइसेंस सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ओके, लाइसेंस इट मींस क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनका आप यूज करते हो किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। ओके, लाइसेंस से सभी अवेयर है, ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, टर्म्स कंडीशंस होती हैं, जो क्या करते हैं हम, जिनके बेसिस पे आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो। अब लाइसेंस में डिफाइन होता है कि आपको वो सॉफ्टवेयर कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, कितना ड्यूरेशन है उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का, आफ्टर दैट क्या आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। ओके, तो इसको हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस होते हैं। सो बेसिकली अभी हम डिस्कस करेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के क्या फीचर्स हैं और इस वेबसाइट के थ्रू हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उन्हें यूज कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। क्लियर? Open source software doesn't mean to access the source code. The distribution terms of open source software must comply with the following criteria. सिर्फ source code access करना is not only the open source software. आप कुछ और terms भी है जो यहाँ पर हम open source की यूज करते हैं। वो क्या terms है? First is free redistribution. जिस सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस कर रहे हो उसको आप फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ओके, इन सारी चीजों को हम पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप सभी ने मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का नाम सुना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है। जब हमने वेब ब्राउजर पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, तब मैंने डिटेल में आपको वेब ब्राउजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम समझाए थे। क्लियर? तो लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स तो होप आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि हम मोजिला फायरफॉक्स को फ्रीली इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में, और फ्रीली इंस्टॉल करते हैं उसके लिए हम किसी तरीके का पेमेंट नहीं करते हैं। अब मोजिला फायरफॉक्स की एक बेस्ट पार्ट ये है कि उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? उसका सोर्स कोड, जिस कोड में, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके मोजिला फायरफॉक्स जो वेब ब्राउजर है डिजाइन किया गया है, उसका सोर्स कोड अवेलेबल है। आप यदि मोजिला फायरफॉक्स का सोर्स कोड भी चाहो तो उसे एक्सेस कर सकते हो, उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हो और अपना कोई नया सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, अब आप उस सॉफ्टवेयर की लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो और आप उसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स भी उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर बात हो रही है फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन की। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करते हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप उन्हें फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नो रेस्ट्रिक्शन, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, सोर्स कोड, the program must include source code and must allow distribution in source code as well as compiled form. अब सोर्स कोड को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, आप सोर्स कोड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, और सोर्स कोड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किस फॉर्म में? कंपाइल्ड फॉर्म में। अब कंपाइल क्या होता है? ओके, कंपाइल को हम ऐसे समझते हैं, सपोज मैं इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में बात कर रही हूं, लेकिन सामने जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है, वो मेरी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, सपोज वो तमिल समझते हैं, गुजराती लैंग्वेज समझते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक ट्रांसलेटर बीच में लगाते हैं। अब वो ट्रांसलेटर क्या करेगा? मेरी लैंग्वेज को आपके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। ओके, तो ट्रांसलेटर क्या होगा? एक तरीके का कंपाइलर हुआ। तो यहां भी बात हो रही है सोर्स कोड की, तो सोर्स कोड को आप डायरेक्टली यूज नहीं करते हो, हम सोर्स कोड का कंपाइल्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, जो डेवलपर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, वो सोर्स कोड लिखते हैं, लेकिन उसको एक्सेस किस तरीके से करते हैं, उसको किस तरीके से पब्लिकली अवेलेबल करते हैं? उसके कंपाइल्ड फॉर्म के तरीके से अवेलेबल करते हैं। तो हम जिसे एक्सेस करते हैं वो होता है कंपाइल्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज डिराइव्ड वर्क। अब देखिए, डिराइव्ड वर्क से क्या समझेंगे हम? सपोज कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे रिसर्चर्स हैं, हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे इंजीनियर्स हैं जो सोर्स कोड का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? अपने और इंप्रूव्ड मॉडल क्रिएट करने के लिए। ओके, अब सपोज उन्होंने सोर्स कोड का यूज किया और वो अपने तरीके से उस सोर्स कोड को और आगे बढ़ाकर किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, द लाइसेंस मस्ट अलाउ मॉडिफिकेशंस एंड डिराइव्ड वर्क्स।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जब आप यूज करते हो तो एक लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब वो लाइसेंस के अंदर आप सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हो, आप लाइसेंस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, किसके बीच में? अदर यूजर्स के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर्स सोर्स कोड। ऑथर्स मतलब जिस प्रोग्रामर ने, जिस डेवलपर ने उस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को बनाया है, ओके, उसकी इंटीग्रिटी भी यहां पर मेंटेन की जाती है। सो द इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड मस्ट मेंटेन्ड। कैसे मेंटेन की जाती है? सपोज मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, अब उसके सोर्स कोड को हमने यूज किया और हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, एक नया ब्राउजर बना लिया, ठीक है। तो अब जो नया ब्राउजर हम बना रहे हैं तो उसका नाम, उसका वर्जन, ये सारी चीजें आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर से साथ मैच होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर बात हो रही है इंटीग्रिटी की। सो होप आपको समझ में आया इंटीग्रिटी का मतलब। अब नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन और ग्रुप। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जब आप इंटरनेट से फ्रीली एक्सेस करते हो तो यहां किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी इंडिविजुअल को आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हो और कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उसे प्रोवाइड नहीं होगा। ये पब्लिकली फ्रीली सभी तरीके के यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है। द लाइसेंस मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस। क्लियर? नेक्स्ट इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड्स ऑफ इंडिवर्स। अभी हमने कुछ पर्संस, इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पर्संस की बात करी, तो यहां पर जब आप किसी फील्ड की बात करते हो, जैसे बिजनेस फील्ड हो गया, रिसर्च फील्ड हो गई, कोई इंजीनियरिंग फील्ड होती है, तो यहां पे ऐसे फील्ड्स के फॉर्मेट में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। In case of open source software, the license must not restrict anyone for making use of program, specific field and word. Okay? So यहाँ पे बात हो रही है open source software को एक्सेस करने के लिए। तो open source software को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनके टर्म्स कंडीशन को यूज करना पड़ता है, जिसे हम लाइसेंस कहते हैं। कुछ एग्रीमेंट होते हैं जो हमें उनके साथ में फेस करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस। अब जो सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कर रहे हो उसे आप अदर पर्सन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। द राइट्स, अब लाइसेंस का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? वो राइट्स, जिस राइट्स के साथ आप जिस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो तो उसे आप क्या कर सकते हो? उन प्रोग्राम्स को भी आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो होप आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर समझ में आया। यहां मैंने आज आपको सिर्फ फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बताया, एग्जाम्पल भी आपको बताए। आज इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं, जिनका यूज आप कर सकते हो। ओके, और ये सिक्योर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे लिए लेकर आती है, वो उसमें टाइम टू टाइम अपडेशंस भी करती रहती है, जिसका यूज करके हम कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कुछ अच्छा इनहांस कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं फर्दर जो पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें। और बेसिकली जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स है वो कहाँ यूज होते हैं? बिजनेस मॉडल्स को डेवलप करने में या फिर गेमिंग सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में। यदि आप और मैं कोई कंप्यूटर के यूजर्स हैं और हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं और उसके लिए यदि हमें किसी सोर्स कोड की जरूरत है तो वो सोर्स कोड हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंटरनेट से फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम समझेंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करती हैं। आज जो मैंने आपको बताया वो जस्ट बेसिक्स था, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर को लेकर। ओके, सो यदि आपको मेरी वीडियो को एक्सेस करना है तो आप अपनी क्लास को यहां सिलेक्ट करें, क्लास 10, और क्लास 10 जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन, और जिस भी वीडियो लेक्चर्स को आपको एक्सेस करना है वो आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। सिंपली इस तरीके से आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कुछ मॉडल्स के साथ, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। सो स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।